चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आगे सब लोग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब आगे। यस। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लोग पहले डिस्कस कर लेंगे एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर, माइन एंड प्रभात आल्सो। कल के लिए कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डिस्कशन है, आप पूछ सकते हैं कुछ नहीं सर। दिमाग में कुछ है तो। इफ एनीवन एनी क्यूरी रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर, स्टडी डिस्कशन नहीं है? नो सर, नो सर। अकाउंट्स में तो बहुत सा होना चाहिए। एमएस में आप लोग एमएस में काम कर रहे हैं अभी ना? अभी तो नहीं है सर, कुछ आएगा। एमएस में कुछ इशू नहीं है आप लोगों को अभी तक? सर काम ही नहीं कर रहे तो अभी इशू इसलिए नहीं है। ठीक है, ठीक है। इरिगेशन में सर क्या काम करते हैं? कॉर्पोरेशन में ये जाता है। क्या बोले? ज्यादातर लोग सर कॉर्पोरेशन डिवीजन में काम करते हैं। चलिए ठीक है, जब भी इशू आए आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। कुछ भी एएमएस का या ईएमबी का बिल का कुछ भी आए तो बैठ बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है। आई होप कल आप लोग का बीम्स का लेक्चर भी अच्छा रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी डिपॉजिट मॉड्यूल का। यस सर। यस सर। हाँ। तो कल का एक टॉपिक हमारा बच गया था, ऑनलाइन रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन एवरीवन नो कि हम जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसका एजी में ऑफिस में कंपाइलेशन होता है हेड वाइज, मेजर हेड वाइज, और फिर बाद में वो खर्चा जो है उसको हम लोग अपने खर्चे से एजी खर्चा रिकंसाइल करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी में क्वार्टरली होता है और इरिगेशन में 2 क्वार्टरली और 3 बाई मंथली होता है। ऐसा इस तरह से 5 होते हैं, हमारे 4 होते हैं। तो पहले हम लोग मैनुअल भेजते थे उसको और मैनुअली वो सर्टिफाई करके भेजते थे हमको। कुछ इश्यूज रहा तो उसमें करेक्शन करके भेजते थे। एंड फिगर ऑफ एज इज फाइनल, जो भी हम लोग उसको इशू बनाते थे। इफ देयर इज, अगर आपको कुछ ऐसा है कि नहीं हमारा फिगर कुछ फाइनल हम मान सकते हैं तो यू कैन गो एंड सॉर्ट इट आउट द इशूज। ऐसा हमारा रिकंसिलिएशन मैनुअल होता था। नाउ सारे फिगर्स जो हैं ऑनलाइन हो गए हैं एजी ऑफिस के, और उसका लिंक आपको दिया हुआ है और उसमें ऑनलाइन रिकंसिलिएशन आ गया है। अभी एस्टैब्लिशमेंट वाले पहले से कर रहे हैं, दोनों का सेम लिंक है। देयर इज नो डिफरेंट लिंक फॉर वर्क्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, सेम लिंक है ट्रेजरी वाचर्स का और हमारे पीडब्ल्यूडी का। तो अभी कितने डिवीजन में ऑनलाइन रिकंसिलिएशन आप स्टार्ट किए हैं? कोई एनीवन, या आप उसके बारे में जानते हैं? यू नो अबाउट दैट? कोई जानते हैं ऑनलाइन किसी ने किया है क्या? इनफैक्ट नियरली महाराष्ट्र के सभी डिवीजन के एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो दे आर यूजिंग द सेम यूजर नेम पासवर्ड जो आपके लिए भी है, ठीक है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से पूछेंगे तो उनके पास पता होगा, उनको सभी ऑनलाइन कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन ही हो रहा है स्थापना का। तो हमारा भी सभी ऑनलाइन है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं ऑनलाइन रिकंसिलिएशन का एजी का, ठीक है। उसके बाद फिर वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी ये इस स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है सबको स्क्रीन अभी? इज दिस स्क्रीन विजिबल टू ऑल? हाँ, ये ऑनलाइन रिकंसिलिएशन एजी का लॉगिन पेज है, ठीक है। ये जब भी आप ऑनलाइन रिकंसिलिएशन गूगल में टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्ट यही पेज आएगा या एजी का पेज आएगा। उसमें आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन रिकंसिलिएशन तो आपको ये पेज आ जाएगा लॉगिन आईडी वाला, ठीक है। ये पेज पहले किसी ने यूज किया है? पहले किसी ने देखा ये पेज? नहीं? नो सर, नहीं देखा। ठीक है। के बाद इसको लॉगिन कीजिए, ठीक है। ये विंडो आएगा आपको। इसमें आपके बहुत से ऑप्शंस हैं, मगर मेनली अपने को बाकी ऑप्शन पे ट्राई कर सकते हैं, बट मेन ऑप्शन हमारा ये पीडब्ल्यूडी इरिगेशन फॉरेस्ट रिकंसिलिएशन। दूसरे कॉलम में नीचे से 5th होगा,
1 2 3 4 5 दिख रहा है अभी? क्लियर है? यहाँ विजिबल है सबको? यस सर। हाँ, इसमें एक डाउनलोड यूजर मैनुअल का ऑप्शन भी है। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है, देखना चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। इसमें आप पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इसके बाद जरूरत पड़ेगी अभी। एक बार बहुत सिंपल है ये। इसको क्लिक करने के बाद हमारा ये विंडो खुलता है। ठीक है, एट प्रेजेंट इसमें कुछ इश्यूज हैं, वो मैं सॉर्ट आउट करने बोला, बात हुई है अभी। इसमें सेव ट्रांजेक्शन और इसके बाद आता है आपको एक मिनट दिखाता आपको जनरेट रिपोर्ट, और उसके बाद आता है रिकंसिलिएशन स्टेटस। 3 ऑप्शन आता है यहाँ, अभी एक ही ऑप्शन आ रहा है किसी इशू की वजह से। इसी में बीच में आता है जनरेट रिपोर्ट। ठीक है, ये हमारा पीडब्ल्यूडी गढ़चिरौली का है। इसमें सारा रिकंसिलिएशन हो चुका है, इसीलिए इसमें कुछ भी पेंडिंग दिख नहीं रहा है। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ ट्रेजरी सेक्शन का जो है। आपको यहाँ पे गो टू ट्रेजरी वाउचर स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ रहा है गो टू ट्रेजरी वाउचर स्क्रीन। इसमें क्लिक करने से आपके जितने ट्रेजरी के वाउचर्स हैं उसके यहाँ एंट्री आती है। ठीक है, तो ये आपके सभी डिविजन्स के आपका स्थापना सेक्शन इसको पक्का कर रहा होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा रिकंसाइल्ड है, अभी जनवरी 22 का सिर्फ नहीं है, बाकी सब रिकंसाइल्ड है। ठीक है, तो आप भी अपने डिवीजन का चेक कीजिए उसको। इसमें दूसरा ऑप्शन भी बिजनेस वाउचर्स का, मगर ये हमारे कंसर्न का नहीं है, स्थापना का, एस्टेब्लिशमेंट का, इसलिए हम इसको मेन पे जा रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा है, मैंने इसमें सारा कुछ करके रखा है अभी, इसीलिए आपको कुछ पेंडिंग दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सभी हो चुका है। ठीक है, ये जो सेव ट्रांजेक्शन के बाद एक ये स्टेटस है, कुछ विंडो ठीक से काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इशू आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जनरेट रिपोर्ट, वो ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी कैसे करना है उसके लिए मैं एक दूसरा विंडो खोलता हूँ, उसमें दिखेगा आपको, मैं करता हूँ। ठीक है, लॉग आउट करके ठीक है, ये दूसरे डिवीजन का है, हमारा प्रीवियस डिवीजन का। मेरा मान लिया कोई मंथ ले लेते हैं, मान लिया 12/21। ठीक है, यहाँ गेट डाटा दिख रहा है सबको अभी स्क्रीन ये। कोई एक आदमी अपना बोलिए किसी को, ताकि मुझे मालूम चले मेरी आवाज आ रही है। हाँ, ये आपने दिसंबर 21 में जितने खर्चे किए हैं उसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड है यहाँ पे, अलोंग विद द सीआरसी कोड और बाकी प्लान नन प्लान जो आपकी रिकवरी जो है सारे कुछ। ठीक है, पूरा आपके मंथली अकाउंट से इसको टैली करना है और आपको इसको यहाँ पे रिकंसाइल्ड करना है। यहाँ पे जैसे मान लिया आपका मंथली अकाउंट में 00590706 में आपका अगर अमाउंट इतना ही है, बराबर है, तो आप इसको रिकंसाइल टिक कीजिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं है तो कुछ एरर है तो एरर बताइए और अपना रीजन लिखिए कि भाई नहीं मेरा फिगर कुछ अलग है, आपका फिगर कुछ अलग है। ये फिर उसको आपको मैनुअली कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका ऑनलाइन ईमेल चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से सारे फिगर्स को आपको रिकंसाइल करके यहाँ पे लास्ट में सेव कर देना है उसको। जब दिखाया तो नीचे सेव बटन आएगा तो आपका रिकंसिलिएशन हो गया। ठीक है, अभी जब तक आप रिकंसाइल सेव बटन नहीं आएगा यहाँ पे, ये सारे रिकंसाइल करके यहाँ पे आप उसको सेव कर देंगे तो आप टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका ये रिकंसिलिएशन हो गया। इफ देयर इज एनी डिफरेंस आपके फिगर और एजी के फिगर में, देन ओनली यू हैव टू यूज दिस एरर रीजन और एरर कॉलम। जैसे मान लिया हमारा यहाँ पे कुछ 00 में 300 लिखा है, हमारा 310 है, तो आपको यहाँ एरर को क्लिक करना है और यहाँ दिखना है कि फिगर इज 310। ठीक है, और ट्राई टू गेट इट सॉल्व मैनुअली। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये क्लियर है अभी यहाँ तक? अभी आप चाहें तो अपने ऑफिस का विंडो खोल के चेक कर सकते हैं, आपके स्थापना शाखा में उसके पास पासवर्ड होगा, सभी के डिफॉल्ट पासवर्ड होंगे, कोई ना कोई आप पूछ के चेक कर सकते हैं, कोई भी अपने डिवीजन का। कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो कोड डालना है, पासवर्ड डालना है, बस आपका विंडो आराम से खुल जाएगा ये। ठीक है, कोई भी सभी डिवीजन, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी सभी डिवीजन में सेम है। डीडीओ कोड, आप लोग डीडीओ कोड पता है सबका अपना? डीडीओ कोड मालूम है कि नहीं? यस सर मालूम। वीडियो कोड और पासवर्ड डालिए, आपको ऑनलाइन तो दिख जाएगा, वो आपका दिख जाएगा। इसको रिकंसाइल करना है। इसमें आपको चेक क्या क्या करना है, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड और सीआरसी, इतना जरूर चेक कीजिए। अगर आप सीआरसी चेक कर ले तो बाकी ऑटोमेटिक भी आ जाता है, बट सीआरसी कोड और अमाउंट ये मस्ट, इसको टैली कीजिए बराबर जरूर। ठीक है, सीआरसी कोड और अमाउंट दैट मस्ट बी टैलीड। रिकंसिलेशन ऑनलाइन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस
इसके बाद आपको सेव ट्रांजैक्शन और जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, इसलिए आपको नहीं दिखा सकते हैं। हम उसको सॉर्ट आउट करने के बाद अगर आ गया तो आज बता देंगे, नहीं तो जनरेट रिपोर्ट में जैसा आपका रिकंसिलिएशन एजी से होकर आता है एग्जैक्टली सेम कॉपी मिलती है हमको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस मंथ का हो गया, फिर दूसरे मंथ का 11वें महीने का, फिर गेट डाटा, इसको भी रिकंसाइल करना है। ऐसे जितने भी आपके ट्रांजेक्शन सभी को रिकंसाइल कीजिए। उसके बाद कीजिए जैसे जो रिकंसाइल हो जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पे मार्च तक किया हुआ है, मार्च 21 का डाटा लेंगे, ये डाटा नहीं दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है रिकंसिलिएशन ऑलरेडी कंप्लीटेड, यू कैन जनरेट रिपोर्ट बाय क्लिकिंग पुश बटन जनरेट रिपोर्ट, बट दिस जनरेट रिपोर्ट बटन इज नॉट विजिबल एट नाउ ड्यू टू सम मे बी सम एरर। बट जनरेट रिपोर्ट जैसे आप क्लिक करेंगे यहीं पाता है, ये सेव ट्रांजैक्शन के बाजू में आता है, तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा मिल जाता है, ये सर्टिफाइड किया हुआ, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अभी जब हम लोग एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे तो उसमें सभी लोग अपना एक ये खोल लीजिएगा, अपना एक बार ट्राई कीजिएगा अपने डिवीजन का लॉगिन करके उसका चेक करने का, ठीक है। कुछ इशू आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। रिकंसिलिएशन के बारे में किसी कुछ क्वेश्चन है? हाँ, यस। तो फिर हम आज के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आज का कोर्स शेड्यूल क्या क्या है? ऑनलाइन वर्क ऑर्डर है सर, और प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एएमएस रिगार्डिंग ईएमबी एंड ई बिल। हाँ, तो ऑनलाइन वर्क ऑर्डर कितने लोग कर रहे हैं अभी? ऑनलाइन वर्क ऑर्डर नहीं कर रहे सर अभी नहीं, इरिगेशन में नहीं हो रहा अभी। अच्छा, इरिगेशन आपका ईएमएस चालू हो गया ना, उसमें तो आ रहा है, दिख रहा है आप? नहीं, अभी तो अकाउंट का ही चालू हुआ ना, अकाउंट का। अच्छा, अकाउंट ही चालू हुआ अभी तो, लेकिन इरिगेशन में भी ईएमबी चालू हो गया है। चालू है मगर उपयोग नहीं हो रहा ना, हर डिवीजन में नहीं हो रहा वो, ये जल सेवा के थ्रू। अच्छा, ई जल सेवा में है, मैं आपको करता हूँ। चलिए, ई जल सेवा में है सर, पर वो जैसे केआईडीसी ऑनलाइन बिलिंग कर रहा है, एमकेवीडीसी नहीं कर रहा अभी। एमकेवीडीसी में नहीं हो रही है। मैंने एक काम उसमें किया था, पूरे तरह से नहीं हो पाया, बाकी लोग कोऑपरेट नहीं किए थे, बट ई जल सेवा का जो ईएमबी ई बिल ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा है। मैं पहले स्टिकअप करूंगा अपने पीडब्ल्यूडी के ई बिल ईएमबी पे, और जहां जहां लगा मैं आपको उसके रेफरेंस में बताता जाऊंगा, ठीक है। ई जल सेवा के रेफरेंस में भी सभी यूजर मैनुअल मेरे पास हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसके फॉर्मेट में उसको मैं शेयर कर दूंगा। बट अभी जो मैं डिस्कशन हो रहा है अभी, उसको प्लीज ध्यान सुनिए, ठीक है। फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी यूजर मैनुअल वगैरह। और ये दिस इज द फ्यूचर, आपको ये करना ही है, आपकी इच्छा हो या नहीं हो, ये फ्यूचर में होना ही वाला है, क्योंकि वो जितने भी सिस्टम में भी काम करेंगे सभी ऑनलाइन करेंगे। ईएमबी ई बिल भी ऑनलाइन करीब करीब ज़्यादातर डिवीजन्स में हो ही गए हैं, यहाँ भी हो जाएंगे कंप्लीटली, कंपलसरी हो जाएंगे आगे वाले फ्यूचर में। इसलिए इसको अच्छे समझ लीजिए पहले, ठीक है। इसका स्टार्ट होता है सबसे पहले आपको ऑनलाइन वर्क ऑर्डर से। तो ऑनलाइन वर्क ऑर्डर के लिए अपने को सबसे पहले जाना पड़ेगा एएमएस साइट पे, ठीक है। मैं पहले आपको 2 मिनट के लिए ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं ऑनलाइन सिस्टम में चलेंगे, ठीक है। एक मेरे पास सिंपल स्लाइड है, मैं आपको, अच्छा खैर स्लाइड बाद में देखिए। ऑनलाइन सिस्टम और मैनुअल सिस्टम में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि मैनुअली यू आर अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स। पर्सनली आप जानते हैं कि भाई ये डिप्टी इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जेई इसका ये काम है, डिप्टी इंजीनियर का ये काम है, हमारा ये काम है वगैरह, ड्यूटी सब है। ऑनलाइन सिस्टम में ये सारी चीजें कंप्यूटर को बतानी पड़ती है, सॉफ्टवेयर को बतानी पड़ती है कि किसकी ड्यूटीज क्या है, किसको क्या करना है और क्या कैसे करना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग है कि आपको डाटा फीड करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जैसे हम लोगों को मान लिया ऑनलाइन वर्क ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वर्क ऑर्डर करने के पहले हम लोग को जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो सब उसमें फीड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही वो जनरेट ऑनलाइन वर्क ऑर्डर होगा। इसी तरह से ई बिल ईएमबी में हम जो जो एंट्री करते हैं, जिसकी हमको जरूरत है, सारा कुछ पहले डालना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ये जेई है, ये एमबी रिकॉर्ड करेगा, इसको चेक करेगा, इसमें ये क्वांटिटी हो सकता है, दीज आर द थिंग्स जो भी आप सोच सकते हैं वो सभी डालना पड़ेगा। फिर उसको बताना पड़ेगा भाई कॉन्ट्रैक्टर उसको एक्सेप्ट करता है मेजरमेंट को, उसके बाद जेई उसको फाइनलाइज करता है, फिर डिप्टी मेरे पास आता है, फिर डिवीजन में आता है, डिवीजन से फिर ऑडिटर, डीएओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये प्रोसेस जो है उसको
कंप्यूटर को 1 बाय 1 समझाना पड़ता है, ठीक है। सर ये डिटेल हम डालेंगे क्या? ये डिटेल सारी हमें डालनी है क्या? नहीं 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 अभी ठीक है। मैं यहाँ एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, किसकी ड्यूटी क्या है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। हमारी ड्यूटी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। बट इन ए डिवीजन द रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इज सच दैट कि आपको वहां ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रिसोर्स पर्सन है एंड यू आर वेल नोन अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आपके अलावा बाकी लोग उतने एक्सपर्ट नहीं होंगे जो ये सब कुछ कर सकें या इनिशिएट कर सकें। इसीलिए आप खुद करें या करवाएं वो बात अलग है। अभी मैं पहले ये सोच के इसके लिए कि ये काम आपका है, आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपका क्या नहीं है, क्या आपको करना है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने जहां जहां ईएमबी शुरू किया है, गढ़चिरौली पोस्टिंग अभी मेरी है, वहां पे भी चालू हो रहा है, जल्दी हो जाएगा, नहीं वहां कोऑपरेट कर रहे हैं लोग। भंडारा में भी इनिशियली मैंने सारा काम खुद किया, जेई से लेकर ईएमबी सामने बिठा के उसको आज के डेट में खुद से कर रहे हैं, उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको इनिशिएट करना है, उसको सिस्टम में लाना है और उसके बाद अपने आप चलेगा, ठीक है। मे भी कुछ डिविजन्स में कुछ ऑडिटर्स, जेई, डिप्टी इंजीनियर एक्सपर्ट होंगे, रिसोर्स पर्सन होंगे, वो खुद भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको ये सोचना है कि हमको ये सिस्टम शुरू करना है और खुद भी जानना है, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको अकाउंट प्रिपरेशन के बारे में बताया, वाउचर पोस्टिंग के बारे में बताया। वाउचर पोस्टिंग आपका काम बिल्कुल नहीं है, उनका काम आपको चेक करना है। बट एज पर जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, आप चेक कैसे करेंगे? आपको मालूम कैसे है गलती कहां हो रही है, कहां हो सकती है? यू गॉट माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आई अभी मैं क्या बोल रहा हूं? सही है, सही है। आप पहले सारी चीजों को समझ लीजिए कि ये कैसे काम करता है। आप खुद करें या किसी से कराएं वो बात अलग है, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए सिस्टम कहां कहां कैसे कैसे एंट्री होती है, फीड होता है, ताकि आप सो दैट यू कैन नोटिस द मैंने कि आपको मालूम चले गलती कहां से पॉसिबिलिटी है और कहां हो रही गलती, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईएमबी का पूरा प्रोसेस को ऑनलाइन वर्क ऑर्डर से स्टार्ट करें। ऑनलाइन वर्क ऑर्डर ईएमबी ईबी लिखित एक ही सिस्टम का पार्ट अलग अलग है, ठीक है। मैं अभी सबसे पहले टेंडर क्लर्क का लॉगिन आईडी खोलता हूं। मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करता हूं आपको, इसको लॉग आउट करके। अभी ये स्क्रीन दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, गूगल। हाँ गूगल, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। एमएस गढ़चिरौली नहीं महापीडब्ल्यूडी.gov.in हो गया अभी ये। ये दिख रहा है अभी महापीडब्ल्यूडी साइट? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको जाना है ऑनलाइन, ये पीडब्ल्यूडी यूजर में और बहुत से ऑप्शन है, आप चाहे तो बाद में ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन डीटीपी, ठीक है, ऑनलाइन डीटीपी, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अभी। ये सिस्टम इरिगेशन के डिविजन्स में जो ईएमबी शुरू हुई है उसमें ई जल सेवा के ई बिल पोर्टल में स्टार्टिंग में दिया हुआ है एंट्री करने के लिए, डाटा एंट्री के लिए। हमारे यहाँ है वर्कआउट अलग किया है, ईएमबी अलग किया है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में सेम सिस्टम, डायरेक्टली आप ई बिल सेवा में डायरेक्ट जा कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये आपको है, तो वन मे भी कुछ पासवर्ड इशू।
मैं 1 मिनट पहले विंडो लॉगिन कर लेता। ये टीसी का लॉगिन है, मेरा लॉगिन नहीं है, इसीलिए वो हाँ, ये आपको ऑनलाइन वर्क ऑर्डर का टेंडर कलर का लॉगिन है, ठीक है। अभी ये दिख रहा है लॉगिन आईडी, ये लॉगिन आईडी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ ठीक है, ये टेंडर कलर का लॉगिन आईडी है। आपको ये काम नहीं करना है, सिर्फ जस्ट गेट अकाउंटेड अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। अभी यहाँ पे वर्क ऑर्डर इशू करने के लिए सबसे पहले आपको लेटर ऑफ एसडी करना पड़ता है। ये जो सिस्टम है ये शुरू होता है आपका टेंडर ओपनिंग के बाद, जो लोवेस्ट बिडर सेलेक्ट हो गए उसके बाद का सिस्टम है, ठीक है। लोवेस्ट बिडर से निगोशिएशन करने के बाद जो फाइनल रेट आ गया उसके बाद आपको लेटर ऑफ एसडी इशू करना है हमको, ठीक है। हमारे इतने काम है जिसमें हमको लेटर ऑफ इशू करने का है या किया हुआ है। अभी यहाँ पे एक 2 विंडो दिख रहा है, सेंड न्यू लेटर विदाउट वर्क पोर्शन विथ वर्क पोर्शन। कोई मुझे बताएगा इसका कुछ मीनिंग क्या होता है, विथ वर्क पोर्शन विदाउट वर्क पोर्शन का? किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया है? अभी पीडब्ल्यूडी में और कुछ इरिगेशन डिवीजन में भी जो एसएसआर नया आया है और इरिगेशन में भी, उसमें उन्होंने क्या किया है कि वर्क पोर्शन और कुछ टेस्टिंग को, रॉयल्टी को और आपने कल डिस्कस किया इंश्योरेंस को उन्होंने अलग कर दिया है, ठीक है। उन्होंने अलग कर दिया, मतलब उसको एक पार्ट ए कर दिया है और एक पार्ट बी कर दिया है। पार्ट ए मतलब ओनली वर्क पोर्शन और पार्ट बी मतलब अदर थिंग्स, जिसपे आपको बाकी जो ये चीजें हैं नहीं लेना है, मतलब वर्क पोर्शन से बाहर निकालना है इसको, ठीक है। जैसे रॉयल्टी, इंश्योरेंस, टेस्टिंग वगैरह ये सब, ठीक है। तो ये विथ वर्क पोर्शन विदाउट वर्क पोर्शन, इसमें बहुत डिस्कशन हो रहा है, मे भी ये चीजें बाद में खत्म हो जाएंगी, अभी लेकिन है, ठीक है। एट प्रेजेंटली पार्ट ए पार्ट बी हो रहा है। तो आपको विथ वर्क पोर्शन विदा करना है या विदाउट करना है, तो मोस्टली हम लोग विथ वर्क पोर्शन करते हैं हम लोग ज्यादा यहाँ डिवीजन में ऐसे। तो ये आपका ये विंडो खुलेगा, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें आपको भरनी है यहाँ पे, उसके बाद आपको इसको इशू करना है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको डिस्कस कर जाता हूँ। डू कॉन्ट्रैक्टर हैव ऑलरेडी पेड एसडी। अभी जैसे होता क्या, कॉन्ट्रैक्टर ने ईएमडी भरा और उसको बोलेगा नहीं हमको उसको कन्वर्ट करना है आईएसडी में, तो ही कैन डू दैट। उस केस में आपको यस करना है। और बाद होता है उसने एफडीएस पैसे भर दिया हो, नहीं भरा हो, तो उसको यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर भर दिया है तो हम उसको यस करेंगे, नहीं भरा है तो नो करेंगे उसको। दोस्तों हम यहाँ मान लेते हैं कि नहीं भरा है उसने, तो उसको भरना पड़ेगा पैसा फिर अभी लाके लेटर के बाद। इज स्काडा इंक्लूडेड? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट स्काडा? यस, स्काडा के बारे में कोई जानते हैं? हाँ, इरिगेशन में भी लागू है, चालू है। स्काडा एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो मशीनरी पे इंस्टॉल होता है। ज्यादातर मशीनरी आपका हॉट मिक्स प्लांट होगा, कंक्रीट मिक्सचर होगा या कुछ उसमें इंस्टॉल होता है। और उसमें जो भी प्रोसीजर होता है उसमें मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, कंक्रीट, मिक्सिंग ऑफ बिटुमिन, ये सब उसमें रिकॉर्ड होता है उसमें। और वो रिकॉर्ड ऑनलाइन आप बाकी दूसरे जगहों पे देख सकते हैं। इवन एक सी देख सकता है अपने बैठे बैठे कि वहाँ साइट पे क्या चल रहा है उसमें, ठीक है। अब ये कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड उस लेवल तक नहीं हुआ है, बट स्काडा मशीनरी में लगाना कंपलसरी है। इसमें कुछ कुछ इश्यूज जैसे आ रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम का इशू आ रहा है कि साइट पर ऑनलाइन नेट का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है, कभी कभी काम नहीं करता ठीक से। बट स्काडा इंस्टॉल्ड मशीनरी इज मस्ट फॉर एनी टेंडर नाउअडेज। वो शायद 50 लाख सुपर सभी में जरूरी है, वो अभी तो सभी में कर दिया है, वो डीएसआर मेड हो गया है, वो इसके लिए रेट अलग इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं काम कर रहा है तो भी आपका उसको प्रिंट निकाल के सबमिट करना है। तो ये आपकी ड्यूटी है चेक करना कि अगर उस टेंडर में स्काडा है लगा हुआ मशीनरी में, तो आपका उसका रिपोर्ट बिल के साथ में आना चाहिए।
ठीक है। अभी हम चेक कैसे करेंगे कि टेंडर में एप्लीकेबल है या नहीं है? शेड्यूल बी में लिखा रहता है वो मशीनरी का जहां भी काम होगा उसमें स्काडा नंबर लिखा रहता है उसमें, उसके लिए 10% उसको एडिशनल पैसा दिया जाता है, ऐड है उसमें ऐड है उसमें, ठीक है। बाई चांस सर इन्होंने जो आइटम की जो वो क्या कहते हैं उसे जो एक्सप्लेन किया हुआ उसमें इंक्लूड नहीं किया और टेक्निकल सेक्शन में दिया हुआ है रेट्स में, तो शेड्यूल बी से तो पता चलेगा नहीं। शेड्यूल बी में अगर नहीं लिखा हुआ है तो इमीडिएटली आप उसको नहीं फिगर आउट कर पाएंगे कि उसमें है कि नहीं है। टीएस में है तो ये इनिशियल ड्यूटी टेक्निकल सेक्शन की है कि भाई उन लोगों ने स्काडा लगाया है कि नहीं लगाया है। बट अभी क्या है आपसे कुछ, यस ये पीबी का ही रिमार्क होना चाहिए ना कि अगर स्काडा की अगर जैसे उन्होंने वो नहीं लगाया है। एग्जैक्टली उन्हीं का होना चाहिए, मगर हमारी ड्यूटी का इससे रिलेटेड रिकवरी है। ये अगर मान लिया स्काडा नहीं लगाया है तो उसको उसका जो स्काडा का अमाउंट है वो रिकवर करना है। अब जहां रिकवरी का इश्यू आया वहां हमारा रोल आ गया। तो इवन इफ इट इज टेक्निकल पॉइंट, लेकिन अगर कल को कुछ इशू आता है तो ये सीधा पूछा जाएगा व्हाई नॉट यू आस्क फॉर दैट, आपने पूछा क्यों नहीं, मांगा क्यों नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारी ड्यूटीज एडवाइजरी भी है ना, तो हमको उस ये जो सिस्टम है उसमें बाकी चीजें आ जाती है, वो ड्यूटीज में आ जाएगा कि आपने उसको वो बात तो सही है सर। हाँ अब बताता हूँ सही है, पर हम टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है ना सर कि स्काडा में वो निकाले, वो पीबी को पॉइंट आउट तो करना चाहिए ना। हाँ बस मैं वो नहीं कर रहा हूँ स्काडा, आपको सिर्फ ये आपको देना है स्काडा रिपोर्ट लगा है कि नहीं लगा है, बस पेपर उसमें अटैच है कि नहीं अटैच है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको अगर ये देखना है कि स्काडा नहीं लगा है तो शेड्यूल बी के किसी आइटम में स्काडा मेंशन्ड है कि नहीं है, नहीं है तो यू आर प्राइमरी नॉट रिस्पांसिबल। सर उसमें वर्क लिमिट भी है क्या कि इस काम से ऊपर के लिए मशीनरी में स्काडा ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए? इनिशियली इट वाज 50 लाख, मगर अभी जितने मशीनरी सब में हो गया है, छोटे काम में भी 10 लाख काम में भी हो गया है, वो कोई ऐसा लिमिट अभी नहीं है। सर इसका कोई जीआर है क्या, है जीआर है जीआर है मैं आपको उसको फॉरवर्ड करता हूं, जीआर है वो मेरे ख्याल से 18 का जीआर है, वो लेटेस्ट गाइडलाइन जीआर मैं भेज दूंगा, है मेरे पास जीआर इसका टका है। और नहीं भी है तो आपके जो डीएसआर आपका है ना या एसएसआर उसमें मेंशन किया हुआ है, शुरू के जो इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा हुआ है, क्लियर लिखा उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मान लिया अगर जीआर नहीं भी मिला उसमें जीआर का रेफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है एसएसआर में। ओके सर वो है उसमें, ठीक है। आपकी ड्यूटी ये नहीं कि स्काडा उसने किया है नहीं किया है, आपका सिर्फ है कि अगर उसने नहीं लगाया है तो उसकी रिकवरी प्रपोज है कि नहीं, नहीं है तो आपको प्रपोज बोलना है कि भाई रिकवरी स्काडा का प्रपोज नहीं है, बस। सर वो फिर टेंडर में देखना पड़ेगा कि वो स्काडा का कोई है डाला है टेंडर की में आपको मैं सिर्फ शेड्यूल बी में आइटम जो मशीनरी का आइटम है देयर मस्ट वहां स्काडा मेंशन रहेगा, ठीक है। ओके सर। और अगर मेंशन है तो आपको उसको मेंशन करना है कि भाई ये रिकवरी नहीं हुई है और स्काडा रिपोर्ट भी नहीं है, दोनों नहीं है। और मेंशन नहीं होगा तो सर मेंशन नहीं तो फिर आपकी जवाबदारी नहीं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है हेड ऑफ अकाउंट। वर्क ऑर्डर में हेड ऑफ अकाउंट आना चाहिए, मैं कल डिस्कस किया हूं उस पे वॉचर्स में कि हेड ऑफ अकाउंट आना चाहिए। इनिशियली वर्क ऑर्डर में नहीं आता था, अभी हेड अकाउंट मेंशन होकर आ रहा है अभी, ठीक है। आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा हेड आपको लेना है, यहाँ पे किस हेड का काम है वहाँ पे वर्क ऑर्डर में देते समय, ठीक है। सीआरसी कोड इफ यू अवेलेबल आप कीजिए, नहीं तो आप उसमें सिलेक्शन में भी इसमें सीआरसी कोड आया था इसमें से, अगर अवेलेबल है तो यहाँ आप डाल दीजिए, ठीक है। टीएस नंबर ये सबसे जरूरी चीज है वर्क ऑर्डर के समय, ये हमारे लिए बहुत सेफ है। बहुत होता था क्या टीएससी नहीं हुआ वर्क ऑर्डर दे देते थे, इरिगेशन भी ज्यादा हुआ है, पीडब्ल्यूडी तो होता ही रहता है हमेशा, बट ये चीज अभी डाली गई है, टीएस नंबर रहेगा तभी आपका आगे बढ़ेगा ये सिस्टम, ठीक है। अभी इसको उन्होंने रेड आस्टिक मार्क नहीं किया है, इन फ्यूचर अभी इस शायद अप्रैल से हो जाएगा वो। ईएमबी और ई बिल में जो सॉफ्टवेयर सिस्टम में एक वर्ड यूज करते हैं वो लोग राइडर, और या फिर कुछ सिस्टम वो ब्लॉक करके रखते, कुछ चीज छोड़ते, उन्होंने 1 बाय 1 स्टेप में धीरे धीरे चीजों को वो अंदर ला रहे हैं। तो अभी इसमें वो राइडर हटाया हुआ है कंपलसरी का, अभी बाद में डाल देंगे इसको भी, ठीक है। यहाँ टीएस नंबर डालना है आपको, दिस इज वेरी गुड थिंग हमारे लिए कि टीएस नंबर रहना जरूरी है, उसके बिना आगे बढ़े ही नहीं, ठीक है। यहाँ नेम ऑफ वर्क कॉमन सिंपल चीज आप सब जानते हैं। वर्क टाइप सेलेक्ट करना है आपको, रोड ब्रिज बिल्डिंग अदर जो भी, चूंकि पीडब्ल्यूडी का है इसलिए यहाँ पे उसी लिखी हुई है। वर्क पोर्शन अमाउंट, जो वर्क पोर्शन कितना है, रॉयल्टी कितना है, टेस्टिंग कितना है, अमाउंट कितना है, टोटल हमने चूंकि वहां अलग लिखा था इसलिए रहा है यहाँ पे। डीटीपी फॉर, डीटीपी किसके लिए, 50 लाख के नीचे ऊपर जो अलग अलग सूबे सोसाइटी किसका है वो मेंशन करना है यहाँ पे। ये विंडो सबको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये विजिबल है ना अभी, हाँ ठीक है। ये डिटेल्स आपको भरना है। फिर यहाँ पे वर्क ऑर्डर टाइप, वर्क नेम लिखने के बिना आगे नहीं पड़ेगा, मैं कुछ डाल देता हूँ ऐसे ही।
शेयर होना बंद हो गया शायद। ये शेयर हो रहा है। ये स्क्रीन आपका स्टिल हो गया, नहीं कुछ नहीं हो रहा है सर, सेव नहीं हो रहा है। अभी आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ ठीक है ना। हाँ तो वो नेम ऑफ वर्क डाल दिया हमने, वर्क टाइप डाल दिया, वर्क पोर्शन अमाउंट, रॉयल्टी, टेस्टिंग, जो भी आपको शेड्यूल में डाल दिया आपने, ये सब टेंडर कलर डालेगा, आपको नहीं डालना, आपको जानना है कहाँ डाला जाता है, अमाउंट कहाँ रहता है सब, ठीक है। डीटीपीज फॉर बिलो 50 लाख, एबव 50 लाख, सोसाइटी बिलो 50 एबव 50 में रूल्स अलग अलग हैं, इसलिए अभी आपने स्काडा पूछा था ना, वो 50 लाख से ऊपर पहले था, अभी दोनों में पूरे में आ गया अभी, ठीक है। ऐसे करके उससे ऐसे कुछ लिमिट्स थी, इसलिए वर्क ऑर्डर टाइप इस तरह वर्क ऑर्डर है, B1 B2 C फॉर्म में अभी EMB और ई बिल के ऑप्शन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो अभी सॉल्व हो जाएंगे कुछ दिनों में, कुछ परसेंटेज का इशू आ रहा है, वो काम चल रहा है, इसलिए सी टेंडर अभी EMB में कंप्लीटली लागू नहीं है अच्छे से, EMB सोने में इशू आ रहा है इसको, बाकी सब चल रहा है अच्छे से, ठीक है। B1 B2 वगैरह। अमाउंट इज बिलो और अबव, परसेंटेज कोड, ये सबसे जरूरी है आपको देखना, यहाँ बहुत सी गलतियां होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस चीजों को चेक नहीं कर रहे हैं या इसको समझ नहीं रहे हैं, तो कुछ डिविजन्स में, मैं नाम नहीं बता सकता वहां पे, कुछ डिविजन्स में जैसे रेट कॉन्ट्रैक्टर ने कोट किया 35% बिलो मे बी या कुछ समथिंग दैट, और जो वर्क ऑर्डर बन के आया वो 25% बिलो। अगर डिविजनल अकाउंटेंट विजिलेंट नहीं है इस बारे में, और आप डायरेक्ट अगर साइन कर रहे हैं या नहीं डिटेल देख रहे हैं, तो फिर यू विल नेवर नो कि परसेंटेज रेट की क्या था उसका, ठीक है। इरिगेशन में जहां 2-4 टेंडर होते हैं, यू मे रिमेंबर दो रेट्स, मगर यहाँ जहाँ पे डेली 50-100 टेंडर होते हैं मंथ में, तो मुश्किल होता। तो इस तरह की चीजों को आपको यहाँ पे इस तरह केसेस हुए हैं, और ये इंक्वायरी में भी है, ठीक है, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। रेट्स जो कोट किया है कॉन्ट्रैक्टर, उसका आप अपने लॉगिन आईडी से, अपने मतलब DSC के आईडी से उसको जरूर डाउनलोड कीजिए, जरूर चेक कीजिए कम से कम। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो साइंड कॉपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो डाउनलोडेड है उससे इसको वेरीफाई जरूर कीजिए, ठीक है। यू मस्ट बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट दिस थिंग्स, रेट्स, क्लियर है। यहाँ पे कितना एबव बिलो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेट यहाँ पे, ठीक है, जो एबव बिलो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इसको आपको पॉइंट आउट जरूर करना है, अच्छे से देखना है ये बराबर है कि नहीं। SD अमाउंट जितना है वो ले लेगा उसमें, ठीक है। SD अमाउंट टू बी डिडक्टेड, जो बाकी बिल में निकालना है, 50% आप इनिशियल लेते हैं, 50% बिल में काटते हुए अमाउंट डालना है यहाँ पे। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, अगर वो बिलो है तो उसने परफॉर्मेंस में भरा है कि नहीं भरा है, तो सीधे उसको यस करना है, यस किया तो अमाउंट, अगर बिलो है तो जैसे आप 1% से 10% तक, 1% सब जानते होंगे, आज याद होगा आप लोग को, उसको बताने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 तक जो है वो 1%, उसके बाद वो into 2 करके लेना है, वो अमाउंट डालना है परफॉर्मेंस का यहाँ पे। इसके बाद अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का नाम, ये सब फील्ड कुछ डालना पड़ेगा, बिलो डाल देते हैं, 9 डालने से 9 किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस SD अमाउंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, जो भी कॉन्ट्रैक्टर का जिसमें रजिस्टर्ड है वो नाम डालना है यहाँ पे, और एजेंसी का नाम, एजेंसी नेम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, एजेंसी का नाम, दोनों अलग अलग आया हुआ है। एजेंसी जैसे मान लिया जाए कि कोई एजेंसी है कुछ DC कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसका नाम है कुछ DC पटेल, ये यहाँ डालना पड़ेगा, अलग अलग डालना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम और एजेंसी का नाम दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। अगर वो कुछ फॉर्म है तो इसके नाम पर पावर ऑफ अथॉरिटी है उसका, अगर कुछ कंपनी है तो जिसके नाम पर उसने अथॉरिटी दिया है POA उसके नाम पर आएगा, ठीक है। यहाँ के बाद 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी और पैन नंबर। ईमेल आईडी कॉन्ट्रैक्टर का उसके लेटर हेड पे पक्का लेके रखिए कि बराबर ईमेल आईडी और पैन कार्ड, क्योंकि ये फ्यूचर का बेस यही है, आपका लॉगिन आईडी कॉन्ट्रैक्टर का या कॉन्ट्रैक्टर का जो भी डिटेल निकलेगा पैन नंबर से ही निकलेगा, और पैन नंबर उसका एग्जैक्ट सही होना जरूरी है। इफ पॉसिबल आपके वर्क ऑर्डर में पैन नंबर आता है, एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग में आप कुछ टेंडर्स के कुछ काम के पैन नंबर कॉन्ट्रैक्टर का वेरीफाई कर लीजिए उसके डॉक्यूमेंट से, ठीक है, सो डेट कि उसमें कुछ गलतियां अगर हो रही है तो सुधर जाए, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई करना शुरू करेंगे तो आपका टेंडर क्लर्क जो होगा वो गलतियां नहीं करेगा, आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो उसी कॉपी पेस्ट करता चला जाएगा वो, ठीक है। एटलीस्ट फॉर सम टाइम, या कभी कभी बीच बीच में 2-4 पैन नंबर वेरीफाई करते रहिए, ठीक है। दिस इज सजेशन, ये आपका ड्यूटी नहीं है, बट इससे आपको ये पैन नंबर और ईमेल आईडी गलती नहीं हो, चुकी फ्यूचर पूरे जो आगे का कॉरेस्पॉन्डेंस है, कुछ भी जो डाटा निकलेगा सब पैन नंबर बेस निकलेगा उसका कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है। उसका एड्रेस, टेंडर नोटिस नंबर, ई टेंडर नोटिस नंबर, टेंडर कब खोला, कब उसका आप एग्जीक्यूटिव ने लेटर दिया नेगोशिएशन का, बाकी सब जो सैंक्शन, AC का सैंक्शन अगर है, AC का सैंक्शन है तो AC का, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का रहेगा, लेकिन
जिसका सैंक्शन है कॉरस्पॉन्डिंग उसका यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी चीजें करके जैसे ही आप सेंड बटन क्लिक करेंगे ये कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन आईडी में चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के ईमेल पे और उसके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर अपना ये भरेगा वो ASD, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन आईडी कॉन्ट्रैक्टर के ईमेल पे चला गया, लेटर भी चला गया, आप उसको मैनुअल लेटर भी भेज सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ये नहीं है। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक में अभी जो एंट्री की है हमने अभी पूरे? यस सर, इसमें यदि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चला गया कॉन्ट्रैक्टर को तो उसे करेक्ट कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गया तो आप उसको दोबारा इसमें ये कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। अदरवाइज जो वर्क ऑर्डर के टाइम पे इशू कर सकते हैं आगे। अभी वर्क ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, तो इसको सबमिट करने के बाद वर्क ऑर्डर इशू होगा वो, ठीक है। मान लिए रॉन्ग गया, मैं क्या रॉन्ग गया कुछ पता चल सकता है? किस तरह का रॉन्ग गया, किस तरह का? परसेंटेज बिलो और अबव रॉन्ग चला गया है। हाँ, तो आप उसको वर्क ऑर्डर में करेक्ट कर लीजिए। बिलो और अबव रॉन्ग जाएगा तो आपका एसडी अमाउंट गलत हो जाएगा, परफॉर्मेंस एसडी का अमाउंट, ठीक है। तो वर्क ऑर्डर के समय कैंसिल कीजिए उसको, फिर से उसको उससे मंगा के फिर से करना पड़ेगा। आपके पास वर्क ऑर्डर के समय ऑप्शन है उसको ठीक करने का, ठीक है। वर्क ऑर्डर के बाद भी आपको 1 वीक का ऑप्शन दिया रहता है उसको करेक्ट करने का, उसके बाद वो करेक्ट नहीं होता, फिर वर्क ऑर्डर चेंज नहीं होता उसके बाद, ठीक है। ये राइडर अभी हटाया हुआ है, इन फ्यूचर ये नहीं रहेगा, वर्क ऑर्डर के बाद करेक्शन नहीं होगा, जो मैनुअली में हम लोग होता था। एक बार वर्क ऑर्डर इशू होगा फिर करेक्शन नहीं होता था, ठीक है। ठीक है, एनी मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक अभी तक का, टेंडर क्लर्क के लॉगिन आईडी तक? नहीं सर, कोई नहीं। चलिए ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर को इशू करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर अपना मैनुअली भरेगा, क्योंकि हमारा अभी तक वो एसडी का जो सिस्टम है अभी उसमें गवर्नमेंट अकाउंट से ऑनलाइन सिस्टम अभी नहीं चल रहा है। मे बी इन फ्यूचर ग्रास से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा वो, अभी उसको भरना पड़ेगा यहाँ पे और हम उसको फिर वर्क ऑर्डर पार्ट में जाएंगे। ये जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे ना, एक कैंसिल का ऑप्शन नहीं रहता इसमें, इसलिए लॉगिन आईडी को थोड़ा सा सब लोग को करता हूँ। अब इसके बाद दूसरा वर्क ऑर्डर पोर्शन में जाएंगे। आपको फिर ये जैसे ही एसडी भरेगा तो वहां पे दिखेगा ये सब चीजें। यहाँ तो कोई भी एसडी पेंडिंग नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जो एसडी नहीं भरा है और यहाँ पे काम ये वर्क ऑर्डर उसको इशू नहीं हुआ है, वो यहाँ ब्लिंक दिखेगा वहाँ पे उसमें एक्शन में आएगा, आपको करना है क्या, वर्क ऑर्डर इशू करना है। यहाँ पे सिर्फ एडिट पैन और एडिट वर्क आ रहा है, प्रिंट वर्क आ रहा है, दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने इसका वर्क ऑर्डर इशू कर दिया है। ड्यू लॉग यहाँ पे ऑलरेडी उसको वर्क ऑर्डर इशू हो गया है, इससे एग्जीक्यूटिव से लॉगिन आईडी से दिख रहा है यहाँ पे 1 तारीख को इसको वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटिव के लॉगिन आईडी से इशू हो गया, इसलिए हमको नहीं दिख रहा है। कोई पेंडिंग रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको, और आप उसमें सारी एंट्री करनी है। जो एंट्री ऑलरेडी उसमें मेंशन होके आएगी, जो आपने एसडी में एंट्री किया है। मैं आपको एक वर्क ऑर्डर की कॉपी दिखाता। ये स्क्रीन दिख रही है, अभी वर्क ऑर्डर दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, तो इसमें जो आपको पूरे भरे हुए हैं ये सब वहां ऑप्शन रहता है भरने का हमारा वर्क ऑर्डर इशू करने समय, ठीक है। ये डेट तो ऑटोमेटिक लेता हूँ, अगर आप उसमें चेंज करने का ऑप्शन अभी है हमारे पास। फिर उसके बाद ये आउटवर्ड नंबर का ये खाली रहता है अभी, ये जगह कॉन्ट्रैक्टर का नाम आया रहता है लेकिन उसमें ब्लिंक रहता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं वहां पे। वर्क का नाम चेंज नहीं कर सकते, बाकी जगह जो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ ऑप्शन रहता है। एबव बिलो चेंज करने का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे टेंडर 30.06% बिलो है और B1 नंबर यहाँ आता है, मगर आपको क्या इसको ऑप्शन रहता है चेंज करना, माने इसमें कुछ ऑप्शंस आपको चेंज करने के रहते हैं जो आपको उसमें चेंज करके वर्क ऑर्डर फाइनल करना है। अदरवाइज ये पूरा जो आपने भरा है इस सिस्टम में वो पूरा यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है। अब एज ए डीए आपको क्या क्या इसमें चेक करना चाहिए, क्योंकि जो वर्क ऑर्डर यहाँ से जनरेट होगा वो आपके लॉगिन आईडी में आएगा और आपको सिर्फ यही दिखेगा, बाकी पीछे का दिखेगा नहीं, जो हमने अभी एसडी भरा वो सब जो, ठीक है। जो यहाँ दिख रहा है यही दिखेगा, इतना ही दिखेगा बस। इसमें क्या क्या चेक करना है, पहले स्टार्ट कीजिए शुरू से। कॉन्ट्रैक्टर का नाम बराबर होना चाहिए। जितने भी टेंडर क्लर्क हैं जो भी हैं वो सभी इतने सारे काम होते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं पूरे, इसीलिए इस कोई भी गलती हो सकती है, ठीक है। काम का नाम, ये जो लेटर इशू हुआ है एसी ऑफिस से होता है या एजी ऑफिस का, वो बराबर नंबर होना चाहिए जिससे सैंक्शन मिला है, वर्क अप्रूव्ड हुआ है वो, ठीक है। इनिशियल एसडी, परफॉर्म एसडी चेक करना बहुत जरूरी है। अब मुझे कोई बताइए 30.06% बिलो है तो इसको कितना परसेंट एसडी लगेगा, पीएसडी?
जल्दी से निकालिए। आई होप आप लोगों को पता होगा। 26.12 एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। नहीं, गलत दिख रहा है मुझे। सर ये WRD के GR के हिसाब से तो करेक्ट है। अच्छा, PWD में तो 15% के ऊपर डबल होता है ना। WRD में भी सेम है सर। अच्छा 15 के ऊपर है ना, तो सॉरी 20.16 40.1 सॉरी 20.16 एक मिनट, मैं भी तो 36.1 इतने अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं भी 15.06 एक्स्ट्रा है इंटू 2, ये हो गया आपको 36.1 होना चाहिए। 12 प्लस 32, ठीक है। 15 के ऊपर जो भी है 15.06 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। उसके हिसाब से ये चेक कर, यस, उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि एसडी बराबर भरा है कि नहीं भरा है। अब मुझे बताइए इसमें बराबर है कि नहीं एसडी। चेकिंग 36.12 है कि नहीं ये अमाउंट। ये जो अमाउंट आपको है उसको लेना है उस पे शेड्यूल बी कॉस्ट पर। शेड्यूल बी कॉस्ट आपका 1.63 लाख है, उसका 36% करीब जितना आता है 590 से आता है उतना है, ठीक है। ये पक्का चेक कीजिए, ठीक है, कभी कभी होता है। उसके बाद इसका ये अभी यहाँ पे डीएलपी पीरियड आ रहा है सभी। डीएलपी पीरियड का जीआर आपको आया था, आपके पास सबके पास अवेलेबल है, हमारे वो उस पे भी था, ग्रुप पे भी था वो लास्ट ईयर। सर कौन से ईयर का है सर ये? लास्ट ईयर का है, 20 का है सर। सर ये इरिगेशन में भी है उसका क्या? नहीं नहीं, हमारे पास पीडब्ल्यूडी का है, मगर वो इरिगेशन लागू है वो भी। सर कौन सा जीआर है? अगर आप एक आदि कोई ग्रुप फॉर्म करें तो मैं उस ग्रुप पे, अपने ग्रुप पे है ना वो जो अपना डीओ ग्रुप है जो। एक मिनट, मैं आपको अगर मिलता तो मैं ही भेजता हूँ। सर ट्रेनिंग ग्रुप पे डाल दीजिए। ठीक है ना, एक काम कीजिए ना आप, कोई एक आदमी अपने को मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ भेज दीजिए, मैं उसे भेज दूंगा, ठीक है। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज। हाँ, डीएलपी पीरियड कितना होना चाहिए उसके बारे में एक जीआर है, मैं आपको भेज दूंगा। किसी एक आदमी ने मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं भेज दूंगा उस पर, ठीक है। अभी डायरेक्टली मेरे को खोजना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ठीक। डीएलपी के साथ मेंटेनेंस पीरियड भी मेंशन है क्या उसमें? डीएलपी इज द मेंटेनेंस पीरियड ना। मेंटेनेंस पीरियड कौन सा फिर? डीएलपी इज द डिफरेंट लाइब्रेरी पीरियड, दैट इज द मेंटेनेंस पीरियड। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो हैम में और आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो डीएलपी के बदले मेंटेनेंस पीरियड यूज करते हैं वर्ड को एनएसएल हाईवे में, ठीक है। हाँ, एक करंट 6 का लेना मत। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है सर, जो ईएमडी को आईएसडी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑनलाइन में हो जाएगा क्या वो? आप रेफरेंस मैं दोनों वाला देता हूँ। पीडब्ल्यूडी में जो ईएमडी सबमिट करते हैं वो आइदर एफडीआई करते हैं या बीजी करते हैं, तो हम उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इरिगेशन डिविजन में वो डीडी के फॉर्म में करते हैं, तो आपको जब डीडी के फॉर्म में करेंगे तो उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा एसडी के फॉर्म में, ठीक है। ईएमडी तो ऑनलाइन करते हैं ना उसमें। हाँ, तो जैसे ऑनलाइन भी करेंगे तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इसमें एसडी के फॉर्म में। हाँ, ये अच्छा बड़े काम है, जो बड़े काम है जिसमें इसमें कर सकते हैं, उसमें आपको फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा, आपको अलग से लेना पड़ेगा, उसको रिलीज होगा, बराबर है वो। यस सर, बड़े काम में एनआईसी का जो एनआईसी का टेंडर है उसमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं है, उसमें आपको रिलीज करना है और नया एसडी लेना है। सर बड़े कामों में जो पीएसडी लेते हैं हम, वो डीडी में लेते हैं या बैंक गारंटी में भी ले सकते हैं उसको? ये इसमें अभी 2-3 अलग अलग डिविजन्स में डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इनिशियली जब आया था जीआर उसमें डीडी इंक्लूड था, बाद वाले में डीडी नहीं था। तो अभी इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं एक ही स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो डीटीपी में लिखा है वही लागू होगा, चाहे जीआर कुछ भी रहे। डीटीपी में लिखा हुआ है कि डीडी है तो डीडी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। इन जनरल पीडब्ल्यूडी डिविजन्स में डीडी नहीं लेते हैं, एफडीआर या बीजी लेते हैं, ठीक है। बट इन वन जीआर इट वाज मेंशन्ड दैट देयर डीडी आल्सो एप्लीकेबल, इसीलिए किसी डीटीपी में डीडी भी आया हुआ है। वो पीडब्ल्यूडी इरिगेशन डिवीजन में डीडी लेते हैं, जो बीआईडीसी कॉर्पोरेशन है उसमें डीडी का ऑप्शन भी रहता है, ले सकते हैं आप, ठीक है। बट इस कंफ्यूजन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो ऑन कंफ्यूजन, जस्ट गो थ्रू डीटीपी। जो डीटीपी में लिखा हुआ है वही लागू होगा,
इफ यू आर प्रिपेयरिंग डीटीपी, अगर आप डीटीपी बना रहे हैं उस समय आपको ये देखना है कि डीडी डालना है कि नहीं डालना है, तो इन जनरल जो जीआर है उसमें पीडब्ल्यूडी जीआर में बीजी और एफडीआर ही है, डीडी का ऑप्शन नहीं है। इरिगेशन डिवीजन में है वो, क्लियर है? बीजी सर, बीजी, डीडी और एफडीआर तीनों है उसमें। बीजी एंड डीडीआर एप्लीकेबल, ठीक है। इन एनी केस यू विल गो थ्रू द डीटीपी, जो अप्रूव्ड टेंडर है वही लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी 2017 से 22 तक इतने सारे जीआर आए हैं, उसमें एक दूसरे में कहीं के इतने कॉन्ट्रडिक्शन हो गए हैं कि क्लियर होना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए गो थ्रू द डीटीपी। आप एक जीआर के हिसाब से एक कंपाइलेशन आप लोगों को मिला होगा ना, कुछ लोगों ने कंपाइल करके भेजा था, ये 1 पेज नोट फॉर इरिगेशन पीडब्ल्यूडी, अच्छा बनाया था वो। 1 पेज में पूरा डिटेल्स था, कितना बीजी किसको लेना, क्या लेना वगैरह वगैरह। मुझे बाद में याद दिलाएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो सब। आप लोग ग्रुप में है कि नहीं? टीओ ग्रुप में? यस सर। हाँ, उसमें आते रहता ना वो, क्या आते रहता। ठीक है, उसको मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको उसमें भेज दूंगा। हाँ, अभी थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है पैन नंबर। पैन नंबर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ईएमबी आगे हम शुरू करेंगे वो पैन नंबर बेस्ड ही होगा। ठीक है, और ये सीआरसी नंबर वगैरह, हेड ऑफ अकाउंट जो है यहाँ पे आता है, अभी आ रहा है, पहले नहीं आता था ये। ठीक है, और ये बीजी का वर्क ऑर्डर का ये नंबर है इसका। ठीक है, इतना चेक करने के बाद ये वर्क ऑर्डर जनरेट हो गया, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, एग्जीक्यूटिव लॉग में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा इन पर्सनल, मैंने आईटीसी को मेल भी किया है, और मैं चाहता हूँ बाकी लोग जिसको प्रॉब्लम है, वर्क ऑर्डर ऑप्शन करने के, इशू करने के पहले हमको कुछ विंडो नहीं मिलता है कि हम उसमें कुछ मेंशन कर सकें। जैसे मान लिया वर्क ऑर्डर इशू करना है, तो कुछ चीजें मैं बताता हूँ। मान लिया आपको कुछ गलत मिला यहाँ पे, तो आप, जो बहुत मेरी गलती नहीं है, लेकिन उसको करेक्शन किया जा सकता है बाद में। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी को 1 करोड़ का लिमिट है एनुअल, आई होप एवरीवन नोज दैट। ठीक है, 1 करोड़ का लिमिट है कि सोसाइटी को हो गया है, मार्च टेंडर कर रहा है, आपको मालूम है, और वर्क ऑर्डर आपके लॉगिन आईडी में है, तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई उसमें 1 करोड़ का लिमिट वेरीफाई करने के बाद ही वर्क ऑर्डर इशू किया जाए। क्योंकि आपका उसका पासबुक नहीं आई है, या आई है तो नहीं आई है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यू मस्ट हैव समथिंग टू राइट ऑन बिफोर इशूइंग वर्क ऑर्डर। मेरी बात समझे? मैं शायद नहीं समझे। मैनुअल सिस्टम में क्या होता था कि जब वर्क ऑर्डर इशू करते थे, उसके पहले एक ऑफिस नोट पुटअप होता है। ठीक है, टेंडर फाइनल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, कि वर्क ऑर्डर देना, इशू करना है, तो अभी ये सैंक्शन हो गया, ये है। तो जैसे उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है, मैं सबसे मेजर बताता हूं कि सोसाइटी लिमिट पूरा हो गया है तो भी उसको वर्क ऑर्डर उसको नहीं कर सकते उसको हम, या फिर कुछ उसको ऑलरेडी 3 काम इशू है तो उसको नया इशू नहीं कर सकते, या जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है उसका भी कोटा है वो पूरा होगा तो नहीं कर सकते। वो सब चीजें हम वर्क उसमें लिखते थे ऑफिस नोट पे कि भाई ये प्रॉब्लम है। दूसरा लिखते थे कि जैसे डिपॉजिट का काम है और उसमें पैसे नहीं है और आप वर्क ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये भी नहीं है, जब तक पैसे नहीं आप वर्क ऑर्डर नहीं दे सकते, फंड का प्रोविजन होना जरूरी है। या कुछ प्रशासकीय मान्यता नहीं मिला है या आने का है डीपीडीसी के केसेस में, उस समय वर्क ऑर्डर इशू नहीं कर सकते आप जब तक फंड पोजीशन नहीं है, ऐसा लिखा रहता है उसी में। ठीक है, इस तरह की चीजों को मेंशन करने का आपका ऑप्शन होना चाहिए कि हर बार आप रिजेक्ट नहीं कर सकते उसको। ठीक है, इसलिए एक विंडो आपको अभी नहीं है, आगे मिल जाएगा पॉपअप विंडो, जिसमें आपको उसको मेंशन कर सकते हैं जो आपका से है इसमें। ठीक है, यहां तक क्लियर है अभी? सर इसमें जो कॉपी सबमिटेड टू एजी ऑफिस और ये नीचे आ रहा है, ये ऑटोमेटिक जाएगा या कॉपी निकाल के भेजना पड़ेगा? ऑटोमेटिक जाएगा ये, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉपी टू आप ऐड कर सकते, ऑटोमेटिक है जुड़ा हुआ। आपको अगर इसमें ऐड करना है तो आपको आईटीसी को मेल करना पड़ेगा, उसमें ऐड कर देंगे। अभी शायद सारी चीजें हैं, आई होप। इसमें हम लोग साइन करेंगे इसमें या नहीं करेंगे? This is system generator work order, hence does not require signature from the authorized officer. But PWD में साइन करते हैं लोग, मैं नहीं करता। ठीक है, ठीक है। ई के साइन भी जरूरी नहीं है ना सर उसमें? जरूरी नहीं है, लेकिन अभी सिस्टम उतना एडवांस सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, साइन लेके ही देते हैं। जैसे मैं भी अपने डिवीजन का बात करता हूँ, वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू आता है, तो काउंटर को मेल नहीं मिल पाता, या कॉपी उसको बराबर मैसेज में, तो वो यही कॉपी ले जाता, ऑफिस ले जाके जाता वो। तो उसमें क्या होता है, उस केस में वो साइन कॉपी चाहता है वो, तो साइन कॉपी ऐसा कुछ इशू नहीं है साइन करने में। बट नागपुर में या भंडारा में मैं उसको साइन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भेज देता था उसको। ठीक है, कोई इशू नहीं उसकी। ये आगे आने वाले समय में सभी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, वर्क ऑर्डर में इतना टेंडर क्लर्क और यहाँ तक आ गया, ये वर्क ऑर्डर चला गया अब आपके लॉगिन आईडी में। मैं अब अपना लॉगिन आईडी को ये लॉग आउट करूँ यहाँ पे, क्लियर है?
यहाँ पे आप एग्रीमेंट रजिस्टर भी निकाल सकते हैं, डी टाइप एग्रीमेंट रजिस्टर, यूजर मैनुअल यहाँ पे उसके लिए, जैसे अभी आपका एग्रीमेंट रजिस्टर में एक दिखाया था लास्ट चीज। उसके बाद ये आपका एग्रीमेंट रजिस्टर बन गया पूरा लाइन से, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। आपको हर बार टेंडर का अलग से एग्रीमेंट में आने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी वर्क आता है आप उसमें डायरेक्ट चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये आपके लॉगिन आईडी में भी दिखता है, आपको नहीं दिखता है तो आप इसको प्रिंट मंगा सकते हैं इसका, ठीक है। ये टेंडर रजिस्टर हमारे मैनुअल टेंडर से ज़्यादा अच्छा है, और इसमें सर्च का ऑप्शन भी है, आप कोई भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करके, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है अभी, यहाँ तक क्लियर है अभी। एग्रीमेंट रजिस्टर आ गया आपको, हाँ इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट असेंडिंग, प्रिंट डिसेंडिंग, मतलब पहले एक नंबर रहेगा इसमें, दूसरे में पहले लास्ट नंबर रहेगा, ऐसे करके। क्लियर है? ओके। अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ डीओ के लॉगिन आईडी में। ये कुछ सर्च, अच्छा ये लॉगिन टेस्ट ले रहा होगा पूरा, थोड़ा ये ऑनलाइन सिस्टम में नेट स्लो काम करता है। तब तक ये हो रहा है, तब तक अभी तक ये ऑनलाइन वर्क ऑर्डर में एनी क्वेश्चन किसी को? अब ये मैं जा रहा हूँ डीओ के लॉगिन में, किधर गया, .ac है ये। तो जो नेगोशिएशन का लेटर है वो ऑनलाइन ही जाएगा, उसको मैनुअली करना पड़ेगा? ऑनलाइन ही जाता है, लेकिन बोले जहाँ पे इशूज है वहाँ पे मैनुअल भेजना पड़ता है उसको। ये आपका लॉगिन आईडी है, ठीक है। ये डीओ का लॉगिन आईडी यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो भी वर्क ऑर्डर यहाँ पेंडिंग रहेंगे आपको इसमें दिखेगा। यहाँ पे ये अभी यहाँ सारे अप्रूव कर दिया, यहाँ अप्रूव लिखा हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है विंडो अभी बराबर? विंडो विजिबल है? यस सर। तो इफ वर्क ऑर्डर इज पेंडिंग तो आपको यहाँ दिखेगा नॉट पेंडिंग फॉर अप्रूवल, इस जगह यहाँ अप्रूव लिखा हुआ दिख रहा है, लिखा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो आपको ये इसको अप्रूव करने के पहले आपको क्या चेक करना है, मान लिया यहाँ पर रहा तो यहाँ पे ऑप्शन एक्शंस में आएंगे, यहाँ पे प्रिंट वर्क ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा उसके साथ में, एक आएगा अप्रूव्ड वर्क ऑर्डर और दूसरा आएगा रिजेक्ट वर्क ऑर्डर, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको रीड कर सकते हैं। तो रिजेक्ट करने के बाद एक विंडो खुलना चाहिए जिसमें हम रीजन लिख सकें कि उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी अवेलेबल नहीं है, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ आईटीसीसी से, मे भी अवेलेबल हो जाएगा 1 अप्रैल से, ठीक है। अभी ये लाइव मोड में कोई नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जैसे प्रिंट वर्क ऑर्डर ऑप्शन आ रहा है ना, इसके नीचे 2 ऑप्शन और आते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मैनुअल में दिख जाए, यूजर मैनुअल में आप अप्रूव वर्क ऑर्डर और कैंसिल वर्क ऑर्डर। यस, रिजेक्ट हम कर सकते हैं, रीजन नहीं दे पाएंगे सर। हाँ अभी रीजन नहीं दे पाएंगे, वो हो जाएगा अभी। तो रिजेक्ट करने के बाद वो वापस चला जाएगा टेंडर कलर के लॉगिन में, फिर आपसे पूछेगा वो क्या गलती है, फिर वो गलती उसको बताइए, फिर वो दूसरा ला के देगा, ठीक है। देख मैंने जो इनएक्टिव किया है वो दिखेंगे यहाँ पे आपको। ये जो मैंने इतने सारे वर्क ऑर्डर इनएक्टिव किए थे, ये सारे जो मुझे लगा था मुझे बराबर नहीं है, कुछ गलती किया था उसने, सब मैंने इनएक्टिव कर दिया था, तो फिर से डाला था वो। ये डिवीजन कुछ इशू बन गए थे इसके, बट ये सारे इनएक्टिव है। आप इसको एक्टिव भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, या व्यू लॉग आप कब क्या किए वो दिखता है, तो कैंसिल हो गया। ये मैंने इनएक्टिव किया, यहाँ से जनरेट किया था मैंने, इनएक्टिव किया उसको, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो इनएक्टिव किया उसका हमारे पास ये होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, ये रीजन होना चाहिए क्यों इनएक्टिव किए, ठीक। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, व्यू लॉग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको व्यू लॉग दिख रहा है, समझ में आ रहा है? व्यू लॉग में लास्ट जो कॉलम है आईपी एड्रेस है, आप दिख रहा है अभी, क्लियर है सबका, ठीक है। इससे आप लोगों ने कुछ नोटिस किया क्या आईपी एड्रेस से? यस, एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? अकाउंटेंट का आईपी एड्रेस डिफरेंट है बाकी लोगों से। हाँ, ये तो पहला इशू बहुत बढ़िया, ये मैं आपको बहुत अच्छे समझ लिए भाई, अच्छे से इसको डील करना चाह रहा हूँ। दिस इज आप किस कंप्यूटर से काम कर रहे हैं ये इसमें साफ साफ दिखता है, ठीक है। तो जो टेंडर कलर का कंप्यूटर है वो लास्ट में 74 जो है, उसी से उसने अपना टेंडर बनाया और एग्जीक्यूटिव। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? उसी से ही हुआ।
हाँ उसी से हुआ हाँ है। जी सर आ रही है। हाँ, और जो डीओ ने जो यूज किया है उसका कंप्यूटर अलग है, ठीक है। ये इशू यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिवीजन एक ही है, तो एग्जीक्यूटिव में हो सकता है कि टेंडर क्लर्क के ऑफिस में बैठ के, चैम्बर में बैठ के किया हो या उससे करवाया हो, ठीक है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर भी इसी लॉगिन आईडी से, इसी आईपी एड्रेस से टेंडर भरते हैं। एक जो इरिगेशन का केस हुआ था उसमें ऐसा ही था कि भाई एक ही आईपी एड्रेस से सभी टेंडर भरे हुए थे कॉन्ट्रैक्टर के, इवन उसी आईडी से आपका वो भी टेंडर डिक्रिप्ट भी हुआ था। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज थिंग्स। आप अपने ऑफिस के कंप्यूटर से, जो आपका कंप्यूटर है जिससे आप यूज किया, आपको दिया हुआ है, उससे कॉन्ट्रैक्टर को आप जो भी हेल्प करना है दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपको समझाने के लिए। बट टेंडर सबमिट करना, कुछ और ट्रांजेक्शन करना, उसके बिहाफ में दिस शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि आपका आईडी एड्रेस कल को वो कार्टेल फॉर्मेशन का केस बन सकता है। कॉन्ट्रैक्टर का आईपी एड्रेस कहाँ से देखेंगे? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का आईपी दिखता है उसमें, जो आपको टेंडर आईडी जो आप एनआईसी के टेंडर पे या बाकी टेंडर पे दिखता है, सभी में कोई भी काम किया कॉन्ट्रैक्ट को सब दिखता है वो, ठीक है। वो बहुत इजी काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। नहीं दिखता है तो भी आपको वो जो सिस्टम में सेव रहता है, जो क्वालिटी कंट्रोल या जो विजिलेंस वाले वो देख लेंगे वो, ठीक है। आपको अपने कंप्यूटर से, अपना कंप्यूटर जो आपको इशू किया आपके चैम्बर में, जिससे आप बाकी काम कर रहे हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर का या फिर दूसरे किसी का टेंडर सबमिशन या उसका फॉर्म भरना या ये सब चीजें मत कीजिए। आप सिखाइए उसको, बताइए, कोई सुनिए, बट एज फार सबमिशन इज कंसर्न उसको बोलिए तुम अपने लैपटॉप से करो या कुछ से करो, ठीक है। इरिगेशन में केस हुआ था, वो सभी आईपी एड्रेस एक ही थे पूरे, कॉन्ट्रैक्टर का भी सेम आईडी, टेंडर का भी सेम, एग्जीक्यूटिव का सेम, सब एक ही आईपी से पूरा काम एक ही दिन हुआ था। बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। ओके, मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, अभी तो वो जो अभी इरिगेशन केस हुए तो बैंक का अकाउंट डिटेल, अभी तो बैंक के कॉन्ट्रैक्ट खुद के अकाउंट से पैसा जाएगा, दूसरे अकाउंट से नहीं जाता है आजकल, तो वो ठीक हो गया है, अभी कम हो गया है। मगर वो भी ध्यान देना चाहिए कि जो पैसे एसटी के या ईएमडी के निकले हैं वो उसी अकाउंट से निकलना चाहिए। ये ज्यादा इशू टेंडर के विषय में, इसलिए मैं इस पर आज चर्चा नहीं करूंगा अभी। हम लोग अभी ऑनलाइन में सर कैसे पता चलेगा कि बैंक अकाउंट कौन सा है? उसमें एक टेंडर स्टेटस करके आता है, उसमें डिटेल में जाने पर बिना लॉगिन सिर्फ आपके अपने लॉगिन आईडी से, बिना डीएससी का दिखता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से पैसे भरा है, वो ये ऑप्शन अवेलेबल है उसमें, ठीक है। ये कभी टेंडर का क्लास ऑनलाइन भी सर मतलब पता चल सकता है? आपने एनआईसी के टेंडर मतलब... में ऊपर में लेफ्ट साइड में ऊपर में टेंडर स्टेटस करके ऑप्शन आता है, या कुछ और उसका नाम हो, टेंडर स्टेटस मुझे मालूम है जहां तक, उसमें आपको टेंडर का पूरा दिखता है, कॉन्ट्रैक्ट ने कहां से पैसे भरा, किसने भरा, वो सब दिखता है उसमें, ठीक है। नहीं, नॉर्मली क्या करते हैं सर, ये प्रूफ अटैच करवाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है क्या? नहीं, इरिगेशन में अटैच करना जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है उसका, ठीक है। और अभी क्या हो गया है, अभी वो एक आप सर्टिफिकेट भी लेते हैं ना कि भाई हमने अपने अकाउंट से पैसे भरा है वो बोल के, और उसमें लिखा भी रहता है टेंडर में अकाउंट से भरा है वो, ठीक है। नहीं, अगर सर ऑनलाइन अवेलेबल है तो फिर वो सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि ऑनलाइन हम देख लेंगे उसके अकाउंट से अगर दिखता है तो। ये सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन सभी को भी मालूम भी नहीं है कि दिखता है कि नहीं दिखता है, फर्स्ट चीज। सेकंड थिंग कि अभी ऑनलाइन सिस्टम में उसका प्रिंट निकाल के पेपर लगाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अभी भी ऑनलाइन सिस्टम को कंप्लीट यानी उसमें पेपर लगाना पड़ता है उसमें। इसीलिए फॉर सेफ साइड हम लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर से सर्टिफिकेट कि भाई आप ही अकाउंट से निकाले हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज ये निकालते हैं, लिखते हैं कि हम लोग जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो इस पर टेंडर कंडीशन बराबर है, अगर गलत रहेगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ और कोई जिम्मेदार नहीं है। ये सारी चीजें अभी जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ता है होती है वो सब, ठीक है। वो स्टैम्प पेपर लेते हैं, एफिडेविट, ठीक है सर। वो तो अंडरटेकिंग रहता है ना, उसका अंडरटेकिंग रहता है, लेकिन वो पहले अंडरटेकिंग था, अभी वो एफिडेविट हो गया है। बैंक वाले का कोई अंडरटेकिंग नहीं रहता सर, उसका नहीं वो देता है। नहीं, जो अंडरटेकिंग है ना वो कंप्लीट रहता है उसमें आप पढ़िए, उसमें पूरा लिखा रहता है। अंडरटेकिंग पहले था, अभी एफिडेविट हो गया है, आप डिफरेंस समझिए इसको, ठीक है। पहले वो अंडरटेकिंग था, अभी एफिडेविट हो गया है। एफिडेविट मतलब उसको नोटरी या किसी के सामने करके अप्रूव कराना पड़ता है वो। यही डिफरेंस बिटवीन लीगल टर्म में एफिडेविट और अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग आपका खुद का प्लेन पेपर पे है, एफिडेविट मतलब किसी के सामने आपको बोलना है, मतलब यू हैव कोई गवाह सामने उसके है, इसलिए स्टाम्प पेपर शायद नोटरी करना भी जरूरी उसको हो गया अभी, ठीक है। इसको आप अच्छे समझ लीजिए पहले, आगे तो आप किसी लीगल टर्म से डिस्कस कर सकते हैं वो, ठीक है। ओके, हमारा टॉपिक अभी वो नहीं है, हम अभी अपने टॉपिक करते हैं, ठीक है। वर्क ऑर्डर में आपके पास ऑनलाइन वर्क ऑर्डर में इतना ही है
आपको यहाँ से अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के बाद टेंडर क्लर्क के पास जाएगा, वो करेक्शन करके फिर से भेजेगा, तो आपको फिर आगे बढ़ेगा वो। ठीक है, इसमें एक और इशू है जो आपको बता देता हूँ, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अच्छे से चेक कर रहे हैं तो मोस्टली गलतियां नहीं होती है, अदरवाइज कुछ मिसचीफ का पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, अगर मान लिया मैंने टेंडर नंबर 200 को रिजेक्ट किया आज, और टेंडर क्लर्क ने उसको 10 दिन बाद फिर से रिलोड किया, तो उसके बीच में जो टेंडर होंगे वो नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, वो नंबर सीरियल नंबर नहीं आएगा। मेरी बात समझे? फिर समझा रहा हूं। मान लिए टेंडर नंबर B1 200 को मैं रिजेक्ट कर दिया आज के डेट में, ठीक है। उसके बाद टेंडर क्लर्क ने 201, 202, 220 तक दे दिया पूरा, बाकी टेंडर मैंने अप्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने 200 नंबर टेंडर को फिर से डाला और उसको मैंने अप्रूव किया, तो जो 200 नंबर है वो 221-22 के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा, वो डेट वो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए उसको पूरा का पूरा 20 से लेकर अभी तक का पूरा टेंडर कैंसिल करना पड़ेगा, तब फिर सारा वर्क लाइन एक सीरियल नंबर में आएगा, ठीक है। जो वर्क ऑर्डर आप कैंसिल किए उसके बाद अगर कोई वर्क ऑर्डर इशू करते हैं तो उसका नंबर उसके बाद आएगा। इसका और दूसरा बताता हूं। मान लिया आपको एक बार में 50 वर्क ऑर्डर दे दिया करने के लिए, या 20 कर दे दिया, आप उसमें से पहले वाले 5 कैंसिल किए, बाकी 15 किए, एक्सेप्ट किए, तो पहले वाला 5 जब वो एक्टिव होगा तो 15-20 के बाद होगा, वो नंबर आगे पीछे होगा। ये बहुत मेजर इशू है टेंडर रजिस्टर में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बार वर्क ऑर्डर चला गया तो उसको कैंसिल एज फार एज पॉसिबल नहीं करना चाहिए जब तक बहुत मेजर इशू नहीं रहे, ठीक है। इसमें आपको पर्टिकुलरली ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको टेंडर लॉगिन आईडी टीसी का भी खोला, अपना भी खोला, कि गलती की पॉसिबिलिटी कहां है और उसको कैसे अवॉइड करें, सो डैट कि टेंडर रजिस्टर आपका सीरियल नंबर से रहे। अभी चूंकि सिस्टम नया है इसलिए बहुत मेजर इशू नहीं है, बाद में मेजर इशू आ जाएगा। ये अभी बहुत से डिवीजन ऑडिट पारा भी ले रहा है इसका कि आपका टेंडर रजिस्टर रेगुलर नहीं है वो, ठीक है। बट सिस्टम में दिखता है वो कि कब कैंसिल किए, कब एक्सेप्ट हुआ, कब आगे बढ़ा, इसलिए बहुत ज्यादा इशू अभी मैंने आपको उसमें ये देंगे। बट बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज थिंग्स। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस, एनीवन एनी डाउट रिगार्डिंग? मैं ऑनलाइन वर्क ऑर्डर का इतना ही है, मैं आगे दूसरे अभी ऑनलाइन एमबी में ईएमबी में जा रहा हूँ आगे, ठीक है। इसको लॉग करो अभी, क्लियर है अभी? ठीक है सर, ठीक है। अब रिगार्डिंग ऑनलाइन एमबी किसी को कुछ क्वेश्चन है? रिगार्डिंग ऑनलाइन एमबी किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी? सर ये तो वर्क ऑर्डर है ना, ऑनलाइन एमबी। हाँ, ऑनलाइन वर्क, सॉरी ऑनलाइन वर्क ऑर्डर, सॉरी ऑनलाइन वर्क ऑर्डर कोई किसी को है? नहीं सर, अब नहीं। ठीक है, ठीक है। अब मैं ऑनलाइन एमबी में जा रहा हूं। अब जो ऑनलाइन एमबी का इशू शुरू होता है वो होता है स्टार्ट एएमएस से। एमएस अभी आपके यहाँ भी चालू हो गया है सिस्टम, इरिगेशन पीरियड दोनों में। ये आई है कि है पता नहीं। रॉन्ग सिक्योरिटी कोड। ठीक है, ये दिख रहा है अभी, ये विंडो विजिबल है आपको महापीडब्ल्यूडी का पब्लिक गवर्नमेंट मास। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका? स्क्रीन दिख रहा, नहीं दिख रहा स्क्रीन? नहीं दिख रहा। अभी कौन सा स्क्रीन दिख रहा है आपको अभी? एक मिनट में फिर से करता हूं। अभी ये है, अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो जो वर्क ऑर्डर आपने अभी इशू किया है वो आपको एप्लीकेशन में इनबॉक्स फॉर वर्क ऑर्डर में दिखेगा। जो वर्क ऑर्डर ऑनलाइन में इशू हुआ है अभी वो इनबॉक्स फॉर वर्क ऑर्डर में दिखेगा यहां पे, ठीक है।
ये सारे वर्क ऑर्डर जो हमने इशू किए हैं सब यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे। क्लियर यहाँ पर? अभी जो भी वर्क ऑर्डर आपने इशू किया है सारा यहाँ पे आपको दिखेगा अभी। ठीक है, अभी अपने को इसमें हमको एडिट करना है। वी हैव टू एडिट दैट वर्क। क्या क्या एडिट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ एक काम पे, ये इसको अच्छे समझिए। ठीक है, ये अभी यूजर मैनुअल में सब कुछ दिया हुआ है, मगर जो जो एंट्री हमने वर्क ऑर्डर में लिया था उसमें ऑनलाइन वर्क ऑर्डर बनाते समय, वो सारी एंट्री यहाँ पे दिख रही है अभी। ठीक है, आवाज मेरी आ रही है? क्लियर आ रही है? यस, आवाज आ रही है बराबर? आवाज आ रही है सर, लेकिन हाँ ठीक है। हाँ, ये स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं सर, ब्लैक। अच्छा, पॉपअप नहीं दिख रहा होगा। मैं एक मिनट फिर से उसको डालता हूँ, उसको मे बी एक मिनट। ये स्क्रीन दिख रहा है अभी? हेलो, अभी स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है सर। यस हाँ, इसमें जो मैंने वर्क सिलेक्ट किया था उसी वर्क का यहाँ पे डिटेल्स भरना है आपको। आपको मतलब कि आपको नहीं भरना है, ये टेंडर क्लर्क भरेगा या जो कंसर्न भरेगा, बट यू शुड नो दीज थिंग्स। ठीक है, कहाँ पैसे भरा जाता है। स्टार्टिंग में आपको सब खुद से करना ज्यादा अच्छा रहेगा, सो डेट कि आप जाने सब कुछ। ये पेरेंट वर्क नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन चेंज इट। यहाँ पे ऑप्शन चेंज करने का है। ठीक है, दो तरह के वर्क है, रेगुलर या डिपॉजिट। ये जो हमारा काम है एफडीआर का 3054 का है, इसलिए ये रेगुलर वर्क में आएगा। अगर 8440 का रहेगा तो डिपॉजिट वर्क करना पड़ेगा हमको। ठीक है, काम का नाम हमने मेंशन किया, यहाँ आ गया। सब डिवीजन हमने वहां मेंशन किया था, यहाँ आ गया। ठीक है, सेक्शन, उस सब डिवीजन में 4 सेक्शन है, तो ये काम किसके पास जाएगा ये यहाँ मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, फॉर अभी मैं ऐसे ही मैंने इन जनरल आपको सेक्शन नंबर 1 डाल रहा हूँ, क्योंकि हर सेक्शन में एक जेई रहेगा। हम एमबी उसी के नाम से इशू करेंगे, ये काम उसी को जाएगा जो सेक्शन हमने यहाँ सिलेक्ट किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो सेक्शन यहाँ सिलेक्ट हुआ है ये ईएमबी और ई बिल उसी के पास जाएगा जो यहाँ सिलेक्शन में लिया है आपने, जे उसी जे के पास जाएगा जिसके नाम से वो सेक्शन है। अभी मैं जब यूजर क्रिएट करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये भी चीज कैसे हो रहा है ये। ठीक है, बाकी जी अपने आप आइए। बजट मंथ मोस्टली आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं कि कौन से मंथ में बजट में आया है ये। अभी चूंकि फरवरी से फरवरी ले लिया, आप चाहे तो जैसे ये काम हमारा पुराना है, मैं इसको डाल सकता हूँ कि भाई अगस्त में आया, अगस्त में आएगा, 22 में लेगा, अगस्त 21 में ले लेगा वो। ठीक है, मैंने बजट ईयर कौन सा है ये आपको जो प्रशासकीय मान्यता कॉपी होगी उसमें लिखा रहता है, नहीं लिखा रहा तो जो आउटवर्ड नंबर है वो ले लीजिए आप। ठीक है, वर्क सब टाइप, चूंकि ये प्रीडोडी काम है इसलिए हाईवे रोड वगैरह आ रहे हैं, अदर भी आ रहा है। अगर ये काम उसका रहेगा क्या नाम है, इरिगेशन का रहेगा, तो आपको डैम वैम दिखेंगे सब, जो डैम कैनल और जो लाइनिंग वर्क दिखते हैं वो सब आएंगे आपको। ठीक, उसके बाद कंप्लीशन डेट जो आपने डाला है, पहले 6 मंथ डाला है तो यहाँ पे 6 मंथ एड करके इसमें डाल दीजिए। इसमें अमाउंट स्पेंड बजट ईयर अभी डालने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ इतनी एडवांस अभी नहीं हुई है, इन फ्यूचर में हो जाएगी तो डाल सकते हैं हम लोग। मैंने उस साल में कितना खर्च हो गया, कितना पैसा बचा है, कितना गवर्नमेंट शेयर है। जैसे ईपीसी काम होता है ना, उसमें ये ज़्यादा जरूरी है। ईपीसी काम में गवर्नमेंट शेयर और हमारा कॉन्ट्रैक्टर का शेयर होता है, उसमें डालना ही जरूरी है। बाकी जो B1 B2 में उतना ही जरूरी अभी नहीं है। ठीक है, वर्क कॉस्ट जो आपने डाला था यहाँ पे आ गया है, इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, वर्क कॉस्ट में करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कुछ और आपको मेंशन करना है इसमें, कुछ स्पेशल कंडीशन है जैसे मोबाइलाइजेशन एडवांस नॉट अप्लीकेबल, सेक्योर एडवांस नॉट अप्लीकेबल, या कुछ अप्लीकेबल या ऐसा कुछ होगा तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, या कुछ और भी जो आपको मेंशन करना है वर्क के बारे में डाल सकते हैं वो। ये डालने के बाद ये प्रपोजल वर्क डिटेल्स है ये। इसके बाद आपका टेक्निकल सैंक्शन डिटेल यहाँ डालना पड़ेगा आपको। आपको बोलने का मतलब डिवीजन समझिए अभी आप, ये टेक्निकल सेक्शन के साथ कोऑपरेट करके डाल सकते हैं आप। वर्क ऑर्डर इशू करने से पहले आपके टीएस कॉपी आपके पास थी जिससे आपने टीएस नंबर लिखा था, उसी टीएस कॉपी से आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे टीएस का डेट ये बाय डिफॉल्ट आज का डेट लेता है, आप इसमें डेट चेंज करके कुछ भी डाल सकते हैं आप। मान लीजिए मैं डाल देता इसको, अगस्त लिया था ना, अगस्त का डेट का कुछ भी है इसका। ठीक है, ये आप डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। टीएस ऑफिस हमारा है या एसी देंगे या सी देंगे, कौन टीएस दिया है उस पर डिपेंड करता है यहाँ पे ऑफिस का। ठीक, फिर टीएस ईयर किस साल का है हमारा, 21 का है, या डेट लिया हमने। टीएस ऑथोरिटी, ऑथोरिटी टीएस का कौन है,
सेक्रेटरी तक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जिसका भी ले सकते हैं। मान लिया हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। अब टीएस अमाउंट, यहाँ शायद एसी का है ये टीएस, वो इक्विटी सुपर काम था ना। टीएस अमाउंट, जो अमाउंट आपको डालना है, ये चारों जो एस्टिक मार्क लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको रिमार्क्स कॉलम में यहाँ पे आप टीएस के बारे में कुछ स्पेशल चीज है तो वो लिख सकते हैं आप, अदरवाइज यू शुड मेंशन टीएस नंबर हियर, ठीक है। टीएस नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ये एस्टिक मार्क से लिखना ही है इसमें कुछ ना कुछ, तो आप यहाँ पे टीएस नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी है उसको एक्सपेंड करने का, आप चाहे तो उसको बढ़ा कर भी कर सकते, लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, ये हो गया आपको वर्क डिटेल्स, टेक्निकल सैंक्शन डिटेल्स। नेक्स्ट है अवॉइडिंग ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहां तक क्लियर है? अभी आवाज आ रही है? मैं बीच पूछना पड़ता हमको। यस, ये स्क्रीन विजिबल है कोई? हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, एक दो आदमी बीच बीच में बोला कीजिए तो मुझे पता चलेगा हो रहा है, ठीक है, बराबर। अभी जो आपने उसमें भरा था वर्क ऑर्डर के समय, कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का नाम, एजेंसी उसका, एग्रीमेंट नंबर, ये बाकी जो एग्रीमेंट डेट वगैरह सब दिखा हुआ। कि आपको उसमें डालना क्या है, वर्क पीरियड कितने पीरियड, कंप्लीशन पीरियड कितना है, शायद 6 मंथ था उसमें ना, 6 मंथ है, डाल देते हैं यहाँ पे। वार्डिंग अथॉरिटी कौन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था हमारे पास, सैंक्शन इसी ने दिया था उसका। ऐसे करके कोई भी डाल सकते, बाकी चीजें डालनी। एग्रीमेंट टाइप ये B1 शायद है, ठीक है, B1 होगा। वर्क ऑर्डर डेट ऑलरेडी मेंशन यहाँ पर जो आपको आया हुआ। इज एडवांस एप्लीकेबल, यस और नो करना है आपको, यहाँ पे आप कर सकते हो। वर्क एडवांस मतलब ABC बताया था मैंने, बिल के को मैं B, जो एडवांस पेमेंट जो होता है, एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ अगर आप नो किए तो उस कॉन्ट्रैक्टर चाह के भी एडवांस नहीं ले पाएगा, ऑनलाइन एमबी में नहीं दिखेगा उसको, ऑनलाइन एमबी में एडवांस का प्रोविजन ही नहीं रहेगा। अगर आप यस किए तो उसमें प्रोविजन आएगा, वो बिल में वो प्रोविजन रहेगा, नहीं तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योर एडवांस एप्लीकेबल। मोस्टली सिक्योर एडवांस अगर आप नो किए तो सिक्योर एडवांस उसको नहीं मिलेगा, यस किए तो मिलेगा उसको, वहां पे उसको मैंने ऑप्शन रहेगा मिलने का, देना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेजरमेंट टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। मेजरमेंट टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर, जनरली मेजरमेंट टेकन बाय जेई होता है। आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर क्यों लिखा हुआ है? इरिगेशन में बीच में क्या हुआ था कि हम लोग एमबी इशू करते थे जेई को, जेई कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर एमबी रिकॉर्ड करता था, जेई चेक करता था। अभी इस सिस्टम में क्या हो गया है, जो पीडब्ल्यू सिस्टम है, इसमें हम एमबी इशू कर रहे हैं जेई को, ठीक है। आवाज आ रही? अच्छे सुनिए प्लीज, इसको अच्छे से देखिए, सुनिए। हम एमबी इशू कर रहे हैं जेई के नाम पर, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर को वो एमबी की कॉपी जाती है, ड्राफ्ट कॉपी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर इनिशियल ड्राफ्ट मेजरमेंट रिकॉर्ड करेगा ऑनलाइन में, कॉन्ट्रैक्टर इनिशियल ड्राफ्ट मेजरमेंट ऑनलाइन में रिकॉर्ड करेगा और सबमिट करेगा जेई को। जेई हैज फुल ऑथोरिटी ऑफ ऑल द करेक्शंस, जो उसको लगता है वो करेक्शन करेगा, और जेई ही एमबी फाइनलाइज करेगा। कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ ड्राफ्ट कर रहा है मेजरमेंट, फाइनल मेजरमेंट जेई ही कर रहा है, उसको सिर्फ उसका जो है इनिशियल रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास है, ठीक है। यह ऐसा इसलिए किया गया कि जैसे ऑन साइट पे मेजरमेंट जो होता है वो जेई और कॉन्ट्रैक्टर दोनों बिल करते हैं, तो जेई अपने एमबी में रिकॉर्ड करता है फील्ड बुक के थ्रू, और कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल में रिकॉर्ड करता है थ्रू अपना रफ जो भी करता है। तो इन दोनों को टैली करना पड़ता है सब डिवीजन में, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है ड्राफ्ट मेजरमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, और जेई उसको फाइनलाइज करता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग पावर जेई के पास ही है, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ ड्राफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज जानना है, कॉन्ट्रैक्टर क्लास ABCD अनरजिस्टर्ड, और सोसाइटी भी होगा यहाँ पे कहीं, सोसाइटी, ठीक है। ये आपको मालूम है, क्लास वगैरह ये सब डाल दिए यहाँ पे। इसके बाद अगर यहाँ अपडेट कर देंगे तो ये चला जाएगा आपका वर्क जो है EMB पोर्टल में चला जाएगा। ये जैसे अपडेट किए चला गया EMB पोर्टल में आपके पास, उस सेक्शन में जो सेक्शन हमने इनिशियली सिलेक्ट किया था, कि यहाँ पे जो सेक्शन सिलेक्ट किया यहाँ पे चला जाएगा इसके पास, जेई के पास, ठीक है। इसमें किसी कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे, एनी डिस्कशन रिगार्डिंग दिस? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग आ रहा होगा, भरेगा कौन ये? नहीं है? भर तो देंगे सर। नहीं कोई इशू नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए, फॉर गेटिंग एक्वेंटेड अबाउट दिस थिंग्स, डू इट पर्सनली। अगर नहीं कर पर्सनली करना चाहते हैं तो जेई, टेंडर क्लर्क, टेक्निकल पर्सन, जिसको उसको सामने बुलाइए, बैठ के कीजिए।
यू आर सपोज टू बी मोस्ट रिसोर्सेज पर्सन ऑफ द डिवीजन। ठीक है, बाद में वो लोग खुद ही करेंगे, खुद से करेंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं, बाद में अपना पासवर्ड भी चेंज कर लेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं, मैं कर दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर। अभी प्रपोज वर्ड डिटेल्स, टेक्निकल सैंक्शन डिटेल्स और अवार्ड ऑफ, इतना भरने के बाद ये आपको चला गया ईएमबी में ये काम। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल करता हूं, नहीं तो फिर वो हो जाएगा, चला जाएगा उसमें। ठीक है, अभी फिर से आइए वापस उस स्क्रीन पे जो हम लोग देख रहे थे। अभी ये स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, ठीक है। अभी इसके होम में जाइए, अभी जो जितना मैंने अभी ऑनलाइन वर्क ऑर्डर और ये वर्क डिटेल्स जो भरा हमने, ये एप्लीकेशन के में आता है यहाँ पे, और थोड़ा सा नेट का इशू है, इनबॉक्स फॉर वर्क ऑर्डर में आता है। ठीक है, ये समझ लिए अच्छे से, जो हमने कल एमएस डील किया था। एमएस में बहुत कुछ था, ये सब मैंने सारी चीजें नहीं ली, सिर्फ वो चीजें बताई आपको जो कि आपको इमीडिएट इसमें यूज होता है। फिर भी अगर किसी को एमएस में भी कुछ पूछना है, फ्यूचर में भी पूछना हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, टी के बारे में या कुछ और डिपॉजिट के बारे में या स्टॉक के बारे में, एंट्री के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 1-2 घंटे में अकाउंट्स बहुत ह्यूज टॉपिक है, 1-2 घंटे का चीज नहीं है वो। ठीक है, फिर भी जितना मैं हो सका उतना मैं आपको ये कर सका दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ईएमबी के इस पोर्टल पे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन लोग हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं यूजर क्रिएशन, क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमको भरना पड़ता है एम्प्लॉय डिटेल। आपको ये विंडो दिख रहा है एम्प्लॉय डिटेल्स का यहाँ पे? ठीक, एम्प्लॉय डिटेल में गए तो इसमें उसका पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, ट्रांसफर्ड और रिटायर्ड एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो उसका भरना है पर्सनल डिटेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का मैंने भरा है, कुछ लोगों का और है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है ऐड करने का, जैसे इसमें मैंने अपना डाला है, यहाँ पे प्रशांत कुमार बोल के यहाँ डाला हुआ, ये दिख रही है। तो इसमें मान लिया कोई आपको, आप पहली बार जब स्टार्ट करेंगे, जब पहली बार आप शुरू करेंगे सिस्टम को, तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, इवन देन यू कैन मेक इट करेक्शन, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, बट सजेस्टेड है कि करेक्शन करने नहीं करें, नहीं तो ये नंबर एक दूसरे पे ये होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, तो फिर आपका वो फाइनल फिगर नहीं लेगा। जैसे आपने 61 कर दिया, 61 किसी का होगा तो वो नहीं लेगा, फिर आप चाहें तो उसको दूर का नंबर ले सकते हैं, बट अवॉइड दिस। नाम, जैसे मान लिया किसी का नाम ले लेते हैं, अभी हमको किसी का, हमारे ऑफिस में किसका, सबका यहाँ पर है, चलिए कोई अपना नाम बताइए, किसी का उसका नाम से कर देते हैं। यस, विकास, चलिए विकास ले लेते हैं। ठीक है, एच होगा, मिडिल नेम छोड़ देते हैं, लास्ट नेम कर देते हैं हम अभी। ये रिपोर्ट में आपका हो जाएगा। आपका डालना पड़ेगा मोबाइल नंबर, मान लिया कुछ भी डाल देते हैं 10, फिर ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, ये डाल दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपको यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो नेम क्रिएट होगा इस नंबर से, जैसे यहाँ क्रिएट हुआ है ना आपका, मेरा ऐसे इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। मैंने सारी चीजें क्रिएट की है अभी। ठीक है, जैसे आप क्रिएट करेंगे यहाँ आ जाएगा वो, अभी निकल गया वो। ठीक, अब पर्सनल डिटेल डालने के बाद ये आदमी आ गया, मतलब ये मैन पर्सन आ गया अभी। इसके बाद हमको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा सिस्टम को ये काम क्या करते हैं ये। ठीक है, उसके जाना पड़ेगा सर्विस डिटेल्स में, सर्विस डिटेल्स में जाके उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड की, जैसे यहाँ पे जो आपने उसमें लिया था वो यहाँ दिखेगा ड्रॉप डाउन में, जैसे ये कुछ गोकुल टी खोबड़ागढ़े का ये नंबर हमने इसका नाम डाला हुआ उसमें, लेकिन इसका कुछ इसको सर्विस असाइन नहीं किया हुआ है। तो अगर हम कोई नाम उसमें क्रिएट करेंगे और सर्विस असाइन, तो यहाँ ड्रॉप डाउन सब दिखेगा। जैसे हमने मान लिया पूरे के पूरे नाम डाल दिए, जेई डिप्टी इंजीनियर है इसका, तो ये सारे दिखेंगे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे। अब ये कौन सा ऑफिस में काम करते हैं भाई? डिवीजन में काम करते हैं। डिवीजन तो पीडब्ल्यू नंबर 1 डिवीजन। अब इसमें सारे सब डिवीजन भी है। मान लिया आपने डिप्टी इंजीनियर लिया या फिर आपने जेई लिया, तो आपको वो डिवीजन लेना पड़ेगा, सब डिवीजन लेना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैं एक लेता हूँ, एक मान लिया हमने अभी उसमें क्या था, कुलचेरा था ना, उसमें कुलचेरा लिया। तो इसमें पूछना पड़ेगा एएमएस के लिए कि ईएमबी के लिए, ईएमबी के लिए। तो उसका रोल क्या है, सुधारना पड़ेगा डिप्टी इंजीनियर या डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, द पोस्ट ऑफ डिप्टी इंजीनियर इन द डिवीजन दैट इज पीए, एंड डिप्टी इंजीनियर इज द पोस्ट ऑफ एसडीओ दैट इज इन डिवीजन।
ठीक है, मेक द डिफरेंस क्लियर। डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज द पोस्ट ऑफ पीए इन द डिवीजन एंड डिप्टी इंजीनियर इज इन एसडीओ, जो आपको डिवीजन में है। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफिसर इज जूनियर इंजीनियर इन द डिवीजन, जूनियर इंजीनियर में डिवीजन इन द साइट। थोड़ा उन्होंने डिफरेंस किया है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। पीओ मतलब जो जेई आपके टेक्निकल सिस्टम में काम करते हैं, दोज आर पीओ, और जो जेई आपका साइट पे काम होता है तो जेई है। तो अभी ये गोकुल खोपड़ागढ़ जो हमारे डिवीजन में है, इनका मैं डिवीजन डाल देता हूँ, डिवीजन डाल दिए, ईएमबी के लिए डाल दिए, ये हमारे ऑडिटर हैं, ऑडिटर में डाल दिया। अब ये कब से काम कर रहे हैं यहाँ डालना पड़ता है आपको। ठीक है, जैसे आपने सेव किया तो ये आइटम इसमें आपको आ जाएगा कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये इसमें आ जाएगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे साखड़वाड़े साहब हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, तो यहाँ है, एक काम कर रहे हैं, यहाँ डाला है। ठीक है, अभी मैं जस्ट शुरू किया हूँ, वहाँ पे स्टार्ट नहीं है, अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ, हो जाएगा शायद। जैसे ये अभी हमारे, ये मैंने अपना नाम डाला डीएल अकाउंट से 13 जुलाई से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ढोंगे साहब हैं, प्रसाद ढोंगे करके, इनके पास एडिशनल चार्ज भी है, तो मैंने इनको एडिशनल चार्ज भी दिया एक डिवीजन का, सब डिवीजन का। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये, उसमें ऑप्शन आता है एडिशनल चार्ज का भी, यहाँ पे रेगुलर चार्ज एडिशनल चार्ज डालेंगे तो यहाँ पे आ जाता है वो। ठीक है, इससे आपने उस एम्प्लॉय को क्रिएट किया और उसको सर्विस आईडी दिया, उसको मैं कोई डिप्टी यही ऑडिटर जो भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सर? अभी इसमें आपने लॉगिन किया है, हाँ, तो वो किसका आईडी है? वो आपका एमएस का लॉगिन आईडी है। अच्छा, अभी मान लीजिए सर किसी का ट्रांसफर हो गया है और कोई और उसका पहले से इसमें नाम है, तो डिलीट करना पड़ेगा सब कुछ इसका? हाँ, डिलीट करना पड़ेगा उसका, ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय में इसमें आता है, ट्रांसफर किया दिखे यहाँ पे में गया है, वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा फिर से। हाँ, जैसे यहाँ पे विकास लांबे से रिटायर हो गए, मैंने रिटायर कर दिया, पलिनी का नाम था, रिटायर हो गया भी है। ट्रांसफर करेंगे तो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो उसको, यहाँ से भी कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट का, जैसे मान लिया यहाँ पे एडिट है, ये यहाँ पे इसको कर सकते हैं, सॉरी इसमें सभी डिटेल्स में, तो जाके यहाँ पे पेन नाम कहाँ गए, ये पेन नाम यहाँ है, आप इसको यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। कहाँ गया पीरियड, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे दिखा दी उसको, यहाँ पे कुछ पीरियड मान लिया, मैं दिखा देता हूँ उसको, मार्च के बदले जनवरी, बहुत पहले चला गया ये, अभी लोगों ने अपडेट नहीं किया है, जनवरी 1 का, तो ये आप रिटायर नहीं तो अपडेट करेंगे, चला जाएगा वहाँ से, निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब जैसे अपडेट करेंगे वो आदमी वहाँ से निकल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, और रिटायर हुआ तो रिटायर का ऑप्शन यस करेंगे तो रिटायर दिखा देगा वो, यहाँ दिखा देंगे यस तो रिटायर हो जाएगा वहाँ से। जैसे इसको मैं यस करूंगा यहाँ से निकल जाएगा वो। ठीक है, मैं इसका एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है, नहीं तो उस दिन मैं कर दूंगा भैया, ऑफिस में धीरे धीरे करके हो जाएगा वो। यहां तक क्लियर है? पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल यहां तक क्लियर है? ये किसको भरना है, कौन भरेगा, ये सब चीजें बाद में, पहले आप अभी अच्छे समझिए कैसे काम कर रहा है सिस्टम। ठीक है, कुछ ब्रेक का टाइम है क्या? कितने बजे ब्रेक होता? ब्रेक का टाइम मुझे 11:30 से 11:30 ठीक है, अभी ब्रेक, अच्छा ब्रेक लेना है अभी सर? ब्रेक दे सकते हैं सर, वी कैन टेक अ ब्रेक। अच्छा ठीक है, अभी ये हो गया, अभी हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे, पर्सनल डिटेल हो गया, अभी हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो एक 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग 11:45 मिलते हैं। ठीक है, ओके सर।